का सम हमें अगर एग्जाम में आ गया तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल या जो भी अकाउंट दिया है उसका। इसमें कितना है 45,000। अब इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें हमें लेस करनी है। क्या ऐड करना है? वो ऐड करना है हमें जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने हमारे डेबिट साइड, ये जो डेबिट साइड है, कुछ अगर गलती से कोई ऐसा खर्चा है जो हमने डेबिट कर दिया लेकिन वो बिजनेस में अलाउड नहीं होता, तो वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, क्योंकि वो हमें यहाँ एक्सपेंस डाला है तो माइनस हो गया। और हमारी इनकम साइड कोई ऐसी इनकम है जो हमारी वहाँ, ये जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है इसमें कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए, इसमें जो नहीं है इससे रिलेटेड उसको हम लेस कर देंगे। तो सबसे पहले परचेज जो है हमारा बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है तो ठीक है। अकाउंट फीस हमारा ओके है। ऑडिट फीस भी बिजनेस से रिलेटेड होता है। इंश्योरेंस भी अगर कोई डिटेल नहीं दिया है तो वो बिजनेस से रिलेटेड है। सैलरी भी बिजनेस है। जनरल रिजर्व, आप एक चीज याद रख लीजिए, कोई भी प्रोविजन, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, कोई भी प्रोविजन या रिजर्व ये कभी भी अलाउ नहीं होंगे। कोई भी प्रोविजन या रिजर्व आपको दिखे वो तुरंत ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे जनरल रिजर्व है आपका कितना है 10,000, वो ऐड कर देंगे। और साथ ही इनकम टैक्स, प्रोविजन, रिजर्व या इनकम टैक्स पेड हो या इनकम टैक्स का प्रोविजन, दोनों ही अलाउड नहीं होते क्योंकि वो हमारा पर्सनल खर्चा होता है। कभी भी इनकम टैक्स बिजनेस में अलाउड नहीं होता है, वो हमारा ऑलवेज कैपिटल में से जाता है और ये हमारा पर्सनल खर्चा होता है। तो हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे, जीआर और इनकम टैक्स। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो बाहर हमारा 15,000 रुपये चला जाएगा। इसी के तरीके से अगर आप सेल देखेंगे तो हमारा सेल है बिजनेस से रिलेटेड। रेंट क्या है? हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ हमने गलती से हमारे यहाँ जोड़ रखे हैं, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ रेंट लेस कर देंगे। रेंट हम कितना लेस करेंगे 10,000। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट भी हमारा आईएफएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम एसबी वो हमारा कितना है 5,000, वो भी हम लेस कर देंगे। इसके बाद शेयर सेल, वो हमारा कैपिटल गेन होता है। शेयर्स के ट्रेडिंग से जो भी सेल परचेज होता है वो हमारा कैपिटल से कैपिटल गेन होता है या कैपिटल लॉस होता है। तो शेयर ट्रेडिंग से जो भी इनकम हमने यहाँ लिखी है वो हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो हमें टोटल माइनस कितना करना है 20,000 रुपये, माइनस या 20,000 करेंगे हम। तो हम देखेंगे कि हमारा 45 प्लस 15 60,000 माइनस 20,000, यानी हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का 40,000 रुपये का यहाँ पर हमारी जो बिजनेस इनकम आएगी। तो अभी आप देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। एक इस तरह का पीएनएल रहेगा आपका। ये सम है ना 14 मार्क्स का आता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सबको दिखाया भी है कि किस तरीके से इतना छोटा सा सम 14 मार्क्स का आता है, और उसी को आपको इतने आसानी से सॉल्व करके आप पूरे 14 नंबर पूरे के पूरे इसमें मिल सकते हैं। इसमें एक दो एडजस्टमेंट आते हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे इस सम में, पर एक बेसिक सम समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि इस तरह का आपको पीएनएल अकाउंट दिया होगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा बिना बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि सेल हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, रेंट हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, तो हम उसको लेस कर देंगे क्योंकि ये इनकम में ऐड हुआ है हमारा, इसलिए लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट आईएफएस होता है, और शेयर फ्रॉम कैपिटल गेन भी हमारा कैपिटल गेन में आता है, शेयर्स के ट्रेडिंग से जो होता है, तो ये नहीं आएगा। इसी तरह हमारा परचेज आ जाएगा, अकाउंट फीस है, ऑडिट फीस है, इंश्योरेंस है, सैलरी है, ये सब हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। जनरल रिजर्व और इनकम टैक्स भी हमारा वैसे तो बिजनेस से ही रिलेटेड है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि आपके पीएनएल में जब भी कोई जनरल रिजर्व या और किसी तरह का भी रिजर्व या प्रोविजन आएगा तो उसे आपको वापस से एड बैक कर देना है। और इनकम टैक्स तो ऑलवेज हमारा पर्सनल खर्चा होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसी तरह का एक सम रहेगा। तो आप देखिए कितनी आसानी से हमने इस सम का आंसर यहाँ पर निकाल लिया है। जो ये आपका सम था, प्रॉफिट हमने लिया 45,000, लेकिन वो 45,000 में हमने गलती से ये 10,000 और ये 5,000, ये 10,000 और ये 5,000, इस तरीके से ये दो जो है हमने जो नहीं माइनस होने चाहिए थे वो चीजें यहाँ माइनस करी है, एक्सपेंस में डाला है, मतलब माइनस हुई है हमारे प्रॉफिट में से। तो ये 10 और 15,000 हम जीआर और इनकम टैक्स वापिस से ऐड कर दिया है। और उसी तरीके से यहाँ पर हमने जो सेल्स के अलावा बाकी सारी चीज देखेंगे ना,
तो वो हमारी रूटीन जो हमारे अदर सोर्सेज की इनकम है, जैसे रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट है वो हमारा होता है सेविंग बैंक अकाउंट से, और शेयर कैपिटल का लॉस होता है कैपिटल गेन में आता है, तो ये सारी है वो हम लेस कर देंगे, तो हमारा ये 40,000 आया। अब आप सोच रहे इतना सा आसान सम देके 14 नंबर का कैसे आ सकता है? ऐसा नहीं होता है, इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं। तो अब हम उन एडजस्टमेंट को सीखेंगे। मैं आपको 5 से 6 ऐसे एडजस्टमेंट बता रहा हूं जो आपके हर एग्जाम में रिपीटेटिवली आ रहे हैं। पिछले 5-6 साल में इसी तरह के यही एडजस्टमेंट आए हैं। जैसा पहला एडजस्टमेंट क्या आता है जनरली, कि आपका जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस, उसमें से 15,000 में से 5,000 मेरा पर्सनल है, मतलब मेरा LIC है, और दूसरा एक 5,000 मेरा मेडिक्लेम का है। तो अगर मेरा खुद का LIC और खुद का मेडिक्लेम है, या मेरे वाइफ का, मेरे बच्चों का, या फिर मेरे किसी भी रिलेटिव यानी मेरे पेरेंट्स का है, तो वो सारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं। मेरे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस है, मेरे एसेट्स का इंश्योरेंस है, वो सब इंश्योरेंस मेरा बिजनेस का है, लेकिन ये नहीं है। तो सबसे पहला एक ये एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट जनरली आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जो आपका सैलरी है 40,000, सैलरी में से मेरे वाइफ को, जो कि बिजनेस में कोई हेल्प नहीं करवाती, उसको 10,000 मैंने पे किया हुआ है। मतलब ये 10,000 भी मेरे बिजनेस का नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये 5,000 जो LIC को पे किया, 5,000 मेडिक्लेम का, और ये जो 10,000 मैंने मेरी वाइफ को सैलरी दिया, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि मेरे वाइफ मेरे बिजनेस में कोई हेल्प नहीं करवा रहे, वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये है। दूसरा जनरली आपसे एक पूछा जाता है कि तीसरा एक होता है कि मोटर कार। हमने मोटर कार ऊपर लिया नहीं, पर ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर मेरा एक खर्चा और भी था, वो था मोटर कार, और वो मान लीजिए, सिर्फ ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 5,000 रुपए का मोटर कार था, या 10,000 रुपए का मोटर कार था। अभी क्या होगा, इसकी वजह से हमारा ये जो 45 की जगह है 35,000 हो जाएगा। तो अभी यही पूरा सम हम से गिनेंगे। हमारा एक मोटर कार था, और उसका जनरली हमें एक इलस्ट्रेशन में क्या आता है, मोटर कार 1/2 पर्सनल नेचर का है, पर्सनल यूज के लिए किया है, जो मैंने मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल मैंने यूज किया है। कभी कभी ये कैसा होगा कि ये जो मोटर कार है, पर्सनल में वो लिख देंगे कि 50%, 1/2 मतलब 50%, कभी कभी 75 लिख देंगे, कभी 35 लिख देंगे। तो जितना भी परसेंट है पर्सनल नेचर का है, वो हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये 3 मेन एडजस्टमेंट आपके बार बार आते हैं आपके एग्जाम में। तो वो 3 को आपको मैं आज बता देता हूं कि किस तरीके से ये 3 को आपको डील करना है इन 3 के साथ। देखिए, सबसे पहला इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अभी तो ये सम जब गिनते टाइम, अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है 35,000, अभी यही एडजस्टमेंट है, इसके अलावा हमने कोई चेंज नहीं किया। प्रॉफिट हमारा चेंज हुआ है सर। अभी जो इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस हमने पूरा का पूरा बिजनेस मान के यहाँ पर कुछ भी एड बैक नहीं किया था, लेकिन अभी इन्होंने हमें बताया कि 5,000 जो LIC है और 5,000 मेडिक्लेम है, वो पर्सनल है, तो वो बिजनेस का तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें इसमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ये जो 2 चीज ऐड की है, उसके साथ साथ हमें और चीजें ऐड करनी पड़ेगी कि पर्सनल जो भी हमारा इंश्योरेंस है, वो नल इंश्योरेंस, वो 5,000 LIC का है, 5,000 हमारा LIC का है, और 5,000 हमारा मेडिक्लेम का है, वो हमें ऐड कर देना पड़ेगा। इसके अलावा सैलरी टू वाइफ, हमने तो पूरा जो सैलरी 40,000 बिजनेस माना था और यहाँ पे ऐड नहीं किया था, लेकिन एक एडजस्टमेंट मिला जिसमें इन्होंने कहा कि सैलरी वाइफ को 10,000 दे, तो बिजनेस का है नहीं, तो वो मुझे ऐड कर देना पड़ेगा। सैलरी वाइफ सैलरी, तो वो मैं 10,000 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसके अलावा मोटर कार का जो एक्सपेंस है, ये जो मोटर कार का 10,000 रुपए हमने बाद में ऐड किया है, 10,000 मोटर कार का जो ऐड किया है, वो 10 में से ये क्या बोल रहे हैं कि 1/2, मतलब कि 5,000 है वो मेरा पर्सनल नेचर का है, तो पर्सनल तो अलाउड नहीं होता, तो मोटर कार जो कि मैंने पर्सनल यूज किया, वो 5,000 भी मुझे यहां ऐड कर देना पड़ेगा। इतना आसान आपका सम होता है। देखिए, पहले हमने सम को किया बिना कोई एडजस्टमेंट के, फिर हमने देखा कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स डाल दिए हमने,
कि सैलरी वाइफ को 10,000 पे कर रहे हैं, मोटर कार में से आधा हमारा पर्सनल यूज के लिए है, और इंश्योरेंस में मेरा LIC और मेडिक्लेम भी है, तो वो मुझे माइनस कर देना पड़ेगा। तो अभी देखिए 10, 5, 15, 20, 25, 30 और 35 हजार का प्रॉफिट है। 35,000 का मैंने ये ऐड कर दिया, तो 35 70,000 हो गया। और ये तो 20,000 है, इस तरफ तो कोई चेंज इस बार किया ही नहीं हमने, तो 70 में से 20 गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है अब बढ़कर हो जाएगा 50,000 रुपए का। तो हमारा ये हो गया PGBP का इनकम। मतलब हमें बिजनेस से इस जो PNL है, यहां सिर्फ 35,000 दिख रहा था, लेकिन कुछ ऐड और कुछ माइनस करने के बाद हमारा जो बचा है 50,000 का टोटल इनकम है। इस पे हमें PGBP में टैक्स लगेगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसान होता है। आपको इसी तरह का एक सम दिया जाएगा जिसमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए जाएंगे, और इसी तरीके से आसान तरीके से हमको सॉल्व करना है। हम बुक के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन है जो डिटेल में समझाया। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हम डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा 14 मार्क का सम आता है, कभी कभी उसमें डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह आता है। और हमारा इसके अलावा MCQ में भी डेप्रीसिएशन का जो 2 मार्क्स का सम आ सकता है। तो 14 मार्क के सम में भी डेप्रीसिएशन वाला पार्ट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और MCQ भी होता है। तो डेप्रीसिएशन सीखेंगे, बहुत ही आसान है। वैसे तो डेप्रीसिएशन की कई सारी मेथड्स होती है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को छोड़कर सभी कंपनियों के लिए या सभी करदाताओं के लिए, सभी जो SSC है उनके लिए WDV मेथड का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि WDV का मतलब क्या होता है। W मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब आपकी जो भी समझे, हम एग्जांपल के साथ ही समझ लेते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा कि मान लीजिए मेरी एसेट 100 रुपए की है, अगर उसमें 20% का डेप्रीसिएशन है या 10% का डेप्रीसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर 10 रुपीज का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, मेरा आउटस्टैंडिंग बचेगा 90 रुपीज का। तो ये जो मेरा WDV है, ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए WDV बन गया। जो 90 रुपए है WDV बन गया। अभी इसी WDV पे मुझे अगले साल का 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, जो कि 9 रुपए होगा। तो मेरा आउटस्टैंडिंग इस साल का WDV आ जाएगा 81। अब नेक्स्ट ईयर जब भी डेप्रीसिएशन गिनूंगा मैं ये 81 रुपीज पे ही गिनूंगा। सपोज मान लीजिए 8.1 आएगा, तो इसी तरीके से गिनने के बाद जो मेरा WDV है वो 72.9 बचेगा। ये मेरा मेथड हो गया WDV मेथड। इसके अलावा SLM मेथड होता है, जो इनकम टैक्स में हमें अभी यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ WDV पे फोकस करना है, तो वो मेथड की हम बात नहीं करेंगे। हमें हमेशा इसी तरह का मेथड यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अभी एक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा हमें ओपनिंग WDV से स्टार्ट करना है। जब भी हमें किसी ईयर का डेप्रीसिएशन निकालना है, तो ओपनिंग WDV में हमें कुछ चीजें प्लस करनी रहेगी। हमें ऐड करना है इस साल का परचेज। इस साल के परचेज में मैं आपको बता दूं कि एक हम स्टार लगा लेते हैं, एक प्लस लगा लेते हैं। दोनों ही चीजें क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। प्लस दूसरा, हमने एक एसेट और परचेज कर लिया। मान लीजिए कि ये केस में मेरा जो WDV था वो 50,000 रुपए का था। जो मैंने परचेज किया है वो मैंने 2,50,000 की पहली एसेट परचेज की है, और दूसरी एसेट मान लीजिए कि मैंने 3 लाख रुपए की परचेज की है। ओके, इसके बाद मैंने कुछ उसमें से सेल कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ सेल कर दिया है, तो वो मुझे माइनस कर देना पड़ेगा। मैंने सेल मान लीजिए कि 2 लाख रुपए की एक एसेट सेल कर दी, तो मेरा जो एडजस्टेड WDV जिस पे मुझे डेप्रीसिएशन इस साल में गिनना है वो आएगा। मुझे ओपनिंग WDV लेना है, मतलब पिछले साल में जो भी मेरा ओपनिंग WDV रहा होगा वो मुझे लेना है। इस साल में मैंने जितने भी परचेज किए वो मुझे ऐड कर देने हैं। उसमें हमने एक स्टार लगाया, एक प्लस लगाया, दोनों का मतलब थोड़ी देर में समझ लेंगे। 2 बार परचेज किया है तो दोनों एसेट ऐड करेंगे, जो भी सेल किया है वो माइनस कर देंगे, तो मेरा एडजस्टेड WDV आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये मेरा एडजस्टेड WDV है वो 4 लाख रुपए का यहाँ पर आ गया है, और 50,000 का ये था, ये मैंने ऐड किया 2.5 लाख और 3 लाख, टोटल हुआ 6 लाख। उसमें से 2 लाख का एसेट सेल कर दिया, तो मेरा 4 लाख का आ गया है। अगर अभी नॉर्मल सिनारियो में मुझे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो मुझे इसी पे 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं 40,000 रुपए का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा, और मेरा 3,60,000 रुपए का WDV आ जाएगा। अब देखिए, एक हमने स्टार लगाया है। हम स्टार का मतलब समझेंगे। सबसे पहले स्टार का मतलब ये है कि परचेज जो भी किया है मैंने,
उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेज कैसे बनता है हमारा। मान लीजिए कि सम में, बहुत सारे सम में जो हमारी बीएसआर की बुक है या दूसरी बुक है, जो भी हमारी एकेडमिक बुक है, उसमें हमको दिया है कि बहुत सारी बार हमें जो परचेज है वो सीधा सीधा नहीं दिया होता है। उसमें दिया होता है कि हमने जो एक मशीन परचेज किया है जिसका वैल्यू 50,000 रुपये है, फिर दे देते हैं कि उसके लिए हमने फ्रेट, ऑक्ट्रॉय या दूसरे कोई भी खर्चे किए हैं, उसको फैक्ट्री तक लाने का वो 10,000 रुपीज का है। उसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो मान लीजिए कि 5,000 है, और उसको स्टार्ट करने के लिए जो दूसरे और लेबर वगैरह लगे हैं, जब तक कि वो मशीन शुरू नहीं हो जाता, जब तक कि पुट टू यूज वर्ड यूज करते हैं, रेडी टू यूज वर्ड यूज करते हैं हम इनकम टैक्स में, जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाता उस समय तक जो खर्चे होते हैं, मान लीजिए कि दूसरा लेबर वगैरह या इंस्टॉलेशन के समय हमें दूसरे अदर एक्सपेंसेस 50,000 के हुए, 5,000 के हुए, तो हमारी जो एसेट की ये जो परचेज वैल्यू है ना, स्टार लगा रखा है 2.5 लाख, इसी तरीके से बनती है कि अगर हमें ये सारी चीजें सम में दी है तो हमें ऐड करनी पड़ेगी। जब तक हमने एसेट को पुट टू यूज कर दिया है, रेडी टू यूज हुआ है, तब तक जो भी खर्चे हो हमें जोड़ देने पड़ेंगे, तो हमारा एसेट 70,000 रुपीज का हो जाएगा। आप समझ गए कि सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक ये टेबल याद रखना है। इस टेबल में ओपनिंग WDV है, उसमें हमें परचेज ऐड करना है और सेल माइनस करना है, जो भी वैल्यू आएगा उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा, और फिर हम डेप्रीसिएशन का रेट लगाकर उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एक इसमें हमने ये सीखा कि जो परचेज की वैल्यू है वो कैसे आएगी। तो परचेज में हमने प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी खरीदा है, उसका फ्रेट लगा, इंस्टॉलेशन लगा, अदर जो भी एक्सपेंसेस लगा है, जब तक वो रेडी टू यूज या पुट टू यूज ना हो जाए, तो वो सारे हमने यहां पर ऐड कर दिए हैं। अब दूसरा हमने एक प्लस लगाया, उसके बारे में अब हम जानते हैं। प्लस लगाया है हमने कि कोई भी एसेट इनकम टैक्स में अगर 180 दिन से कम, लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम यूज हुआ है ना, तो उसमें जो ये जो जैसे 10% यहां मिल रहा था हमको, उसका हाफ रेट मिलेगा। कोई भी रेट हो इनकम टैक्स का, 10% हो, 15% वाली एसेट हो, 25 वाली एसेट हो या 40% वाली हो, ये हमें साल भर का रेट होता है। लेकिन ये कोई भी ब्लॉक में आती हुई एसेट में अगर हमने 180 दिन से कम वो एसेट यूज की है, तो उस साल में, जिस साल में हमने वो एसेट परचेज की है, उस साल में अगर 180 दिन से कम यूज की है, तो हमें उस पर जो डेप्रीसिएशन मिलेगा वो हाफ रेट से मिलेगा। मतलब 10 वाला 5% हो जाएगा, 15 वाला 7.5 हो जाएगा, 25 वाला 12.5 हो जाएगा, और 40 वाला 20% हो जाएगा, तो हाफ रेट से मिलेगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले आपने एक टेबल सीखा, जिस टेबल में हमने लिखा कि ओपनिंग WDV आपका 50,000 है, 2.5 लाख का परचेज किया, जो भी परचेज करेंगे वो ऐड करेंगे, जो भी सेल करेंगे माइनस करेंगे, जो भी एडजस्टेड WDV आएगा उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ये परचेज कैसे हम करेंगे। जैसे हमने एक मशीन परचेज किया 50,000 का, उसमें फ्रेट, इंस्टॉलेशन, उसका रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, जब तक वो पुट टू यूज या रेडी टू यूज नहीं होती, उस तक समय तक के जो खर्चे वो ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम यहां पर लिखेंगे। ये वैल्यू हमारी उसी तरह से डिराइव होगी, एसेट की वैल्यू। दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने एक प्लस लगाया था यहाँ पे, इसका मतलब है कि एसेट हमें अगर पूरा डेप्रीसिएशन चाहिए तो वो 180 या उससे ज्यादा दिन यूज होना चाहिए साल में। अगर 180 दिन से कम है तो हमें हाफ रेट से डेप्रीसिएशन मिलेगा। अगर यही वाला सम अगर हम ले लें, सपोज इसी सम में हमारा 50,000 ओपनिंग था, 2,50,000 हमने एक्वायर किया 1 जून 2023 को, और 1 नवंबर 2023 को हमने ये जो 3 लाख वाला एसेट है वो एक्वायर किया, और सेल हमने ड्यूरिंग द ईयर कभी भी किया हो, 1 अप्रैल को किया हो, 31 मार्च को किया हो, वो ऑलवेज पूरा माइनस हो जाएगा। वहां हमें सोचना नहीं, हाफ फुल कुछ नहीं सोचना है। जो भी सेल का वैल्यू सम में दिया है वो पूरा का पूरा हमें माइनस कर देना है। मान लीजिए कि हमने आखिरी दिन ही एक सेल कर दिया, तो भी हमें उससे पूरा का पूरा यहाँ पर 2 लाख रुपए माइनस कर देना है। अब जो इसका जो वैल्यू आएगा वो तो 4 लाख ही आएगा, लेकिन डेप्रीसिएशन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि एक चीज हमने जो परचेज की है वो 180 दिनों से कम डेज के लिए परचेज की है। जब भी हम 180 दिन से कम के लिए कोई भी परचेज करेंगे एसेट, तो उस पर हमारा हाफ डेप्रीसिएशन लगेगा। तो देखिए, हमारा टोटल एसेट अभी यहां पर 4 लाख है, उसमें से 4 लाख रुपए के एसेट में से 3 लाख रुपए का एसेट ऐसा है जिसपे हमें हाफ रेट से डेप्रीसिएशन मिलेगा, और
1 लाख का एसेट है, उस पर हमें फुल रेट से डेप्रीसिएशन मिलेगा। तो हमें यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन है 5% मिलेगा, और ये वाली जो एसेट है उस पर हमें जो डेप्रीसिएशन मिलेगा वो फुल रेट से मिलेगा, मतलब 10% से मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा 1,50,000 डेप्रीसिएशन मिलेगा, और ये वाले पे हमें 10,000 का डेप्रीसिएशन मिलेगा। इस तरह से 15,000 प्लस 10,000 टोटल डेप्रीसिएशन मेरा 25,000 रुपये का मुझे मिलेगा। तो देखिए, हमें ये देखना है कि जब भी एसेट हम इस तरीके से ड्यूरिंग द ईयर खरीदेंगे या सेल करेंगे तो हमें ब्लॉक में से माइनस कर देना है। और अगर कोई एसेट 180 दिनों से कम यूज हुआ है तो उस एसेट में मुझे डेप्रीसिएशन हाफ रेट से मिलेगा, और बाकी मेरा फुल रेट से मुझे डेप्रीसिएशन मिलेगा। ये चीज हमने सीख ली। अब इनकम टैक्स में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज हमने क्या सीखी कि एसेट्स की वैल्यू कैसे डिराइव की जाती है। तो उसमें जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन, जब तक वो पुट टू यूज ना हो जाए या स्टार्ट ना हो जाए तब तक के सभी खर्चे ऐड कर देते हैं। दूसरा, हमने एक टेबल सीखा यहाँ पर कि हमारे टेबल में कैसे देखना है कि ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल, जो भी आएगा वो WDV हमारा रहेगा एडजस्टेड, और उसी पे हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तीसरा सीखा कि अगर कोई भी चीज 180 दिन, कोई भी एसेट यूज्ड लेस देन 180 डेज, तो उस पे हाफ रेट से डेप्रीसिएशन जाएगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ब्लॉक सिस्टम। हम ब्लॉक बोल रहे हैं, पर ब्लॉक का मतलब क्या है वो अब समझते हैं। इनकम टैक्स का कहना है कि एक टाइप की एसेट और सेम रेट की एसेट, सेम टाइप सेम रेट का डेप्रीसिएशन को, उसकी एक एक एसेट को अलग अलग हमें नहीं रखना है, उसे एक ब्लॉक बना देना है और उसी ब्लॉक पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अब समझिए इस चीज को क्या है कि मेरे पास एक मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी है, जो मेरे पास उसमें 2 एसेट है और 50,000 रुपीज का एसेट है। उसके बाद एक प्लांट एंड मशीनरी में परचेज करता हूं, इस पे डेप्रीसिएशन का रेट मान लीजिए 15% है। एक प्लांट एंड मशीनरी मैंने और खरीदा, उसकी कीमत 1,50,000 है, अब उसका भी 15% का ही रेट है। तो अभी यहां पर जब जैसे भी जो भी एसेट 15% वाली होगी, और अगर वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आती है, तो सभी को एक ब्लॉक में मिला दिया जाएगा। मतलब हमारा एक ब्लॉक बनेगा जिसमें हम 2 लाख रुपए का ब्लॉक हमारा वो हो जाएगा। थोड़ी आसान तरीके से इसको वापिस समझते हैं कि मेरे पास 4 एसेट्स है। एक है मेरे पास कंप्यूटर जिसका 40% डेप्रीसिएशन है। दूसरा, इसी के साथ मैंने एक और परचेज करा है, परचेज नहीं किया, ऑलरेडी मेरे पास है ऐसा मान लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, उस पे मेरा 15% का डेप्रीसिएशन है। मेरे पास फर्नीचर है जिस पे 10% का डेप्रीसिएशन है। तो ये मेरे 3 ब्लॉक हो गए, क्योंकि तीनों के रेट अलग अलग है। अब अगर मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड परचेज करूंगा तो मुझे इसी ब्लॉक में ऐड कर देना है। प्लांट एंड मशीनरी करूंगा तो इस ब्लॉक में ऐड कर देना है। फर्नीचर में ऐड करूंगा तो ये ब्लॉक में ऐड कर देना है। तो आपको ये इसी तरीके से तीनों ब्लॉक में ऐड करना है। मान लीजिए कंप्यूटर की मेरी ओपनिंग जो WDV है, जो कीमत है मेरी बुक्स में, वो 5 लाख रुपए है, ये 6 लाख रुपए है, और फर्नीचर मेरा 1 लाख रुपए का है। अब अगर मैंने ड्यूरिंग दी ईयर और 2 लाख के कंप्यूटर खरीदे तो मैं इसी में वो 2 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। अगर फिर 1 लाख का खरीदा तो 1 लाख में इसी में ऐड कर दूंगा। उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास 6 लाख है, अगर मैं नया 5 लाख का रुपए का खरीदूंगा तो वो इसमें ऐड कर दूंगा। और अगर इसके अलावा मैं 2 लाख रुपए का और प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूं तो यही ऐड हो जाएगा। मान लीजिए फर्नीचर में कुछ नहीं खरीदा है तो नहीं ऐड होगा, अगर खरीदा है तो 1 लाख रुपए का है ऑलरेडी, 1 लाख रुपए का और इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा ऐड होके ये हमारा एसेट्स बनती रहेगी। अभी आपको बताते हैं कि ये जो ब्लॉक में है ऐड होता रहेगा जितना भी एसेट्स है, और इसी के ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हमने ये जो बनाया था ना, ये एक पूरा ब्लॉक बन गया, क्योंकि इसमें डेप्रीसिएशन रेट सभी में 10% था। तो 10% वाला जितना भी परचेज होता रहेगा इस ब्लॉक में ऐड करते रहेंगे और उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा। अगर वो मान लीजिए कि ये जो मैंने एसेट खरीदा है वो मेरा
फर्नीचर की जगह प्लांट एंड मशीनरी होता है, उसमें 15% होता, तो वो यहाँ पर ही ऐड नहीं होता, वो एक दूसरे ब्लॉक में ऐड होता। इसी तरीके से हमारा ये कैलकुलेशन चलता रहता है और उसी ब्लॉक का अलग अलग डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन होता है। तो आज हमने ये बेसिक समझा है, डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन करना सीखा, बेसिक सम सीख लिए, और इसके अलावा कुछ प्रोविजंस जो जरूरी थे आपके एग्जाम के लिए वो हमने सारे सीखे हैं। अब हम पिछले कुछ पास्ट पेपर्स हैं जो आपके 2024 का 23 का, तो उन पेपर्स में किस तरह का सम आया है और उसको कैसे सॉल्यूशन है वो आज हम सीखेंगे। तो मैं आज आपको डिटेल में उसके बारे में बताता हूं कि कैसे सीखना है। तो एक एक करके हम सम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सम आते हैं। सबसे पहले अब देखेंगे कि हम 2024 का पेपर ले लेते हैं। 2024 में जो हमारा पेपर आया था, फर्स्ट सम है जो 14 मार्क्स का हमारा आता है, वही ये सम आता है हर बार। तो अभी हम इसी सम को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो और इस तरह का सम होगा तो हमें उसमें नेट प्रॉफिट से हमारा सम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ऊपर लिख लेना है कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। देखेंगे यहां पर हमारा ये एज पर पीएनएल दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट 9,90,000 रुपए दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे 9,90,000 रुपए। दूसरा सबसे काम करना होता है कि ऊपर जो भी है उसमें से कौन से एडजस्टमेंट है हमें वो जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 1,500 being मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 1,000 being लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो भी हमें पीएनएल में इंश्योरेंस दिया है उसमें से 1,500 हमारा मेडिक्लेम का है और 1,000 एलआईसी का है। तो आप देखिए हमारा ये इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये इसमें एडजस्टमेंट है, तो उसको हम मार्क कर लेंगे एक बार, क्योंकि वहां हमें जब भी सम सॉल्व करेंगे तो एक थोड़ा सा स्पेस साइज ज्यादा चाहिए या उसका अमाउंट चेंज हो सकता है, तो उसलिए हम उसको मार्क कर लेते हैं। दूसरा है कि बेड डेप्ट रिकवर जो है उसमें से 75% बेड डेप्ट नॉट अलाउड बिफोर 3 इयर्स। मतलब क्या, बेड डेप्ट रिकवर जो भी है वो अगर हमें इनकम टैक्स में पिछले सालों में अलाउ हो गया है, मतलब एज ए एक्सपेंस अलाउ हो गया है, अगर वो रिकवर होता है तो अभी वो इनकम में हमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स में उन सालों में डिसअलाउ हो गया होगा तो वो अभी हमें इनकम में नहीं जोड़ना है। तो हमने पूरा इनकम में पूरा 8,000 ले लिया रिकवर, लेकिन इसका 75% पहले अलाउ नहीं हुआ था, तो वो अभी हमारे इनकम में नहीं ले सकते, तो हमें इनकम में से लेस कर देना पड़ेगा। और एक आखिरी एडजस्टमेंट है 1/2 जो मोटर कार है वो पर्सनल पर्पस के लिए हमने यूज किया है। तो जो मोटर कार का जो भी एक्सपेंस है 50 to 500, उसमें से 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में कुछ चीजें हमें ऐड करनी होती है, कुछ चीजें हमें लेस करनी होती है। क्या ऐड करना होता है, हमारे पीएनएल में हमने कुछ भी ऐसी चीजें डेबिट कर रखी है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसे हमें माइनस कर देना पड़ेगा हमारे पीएनएल में से। माफ करिएगा, नेट प्रॉफिट हमारा जो भी है उसमें अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा है जो हमारा डिसअलाउ है, मतलब एक्सपेंस वो अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी हमने डेबिट कर दिया है, तो वो हमें ऐड कर देना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई इनकम है जो हमने इनकम में ले ली है, ये 9,90,000 में वो इनकम आ गई है पर वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हमें उसे लेस कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लेस करना है वहां से हम शुरू करते हैं इस सम को। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बिजनेस का है तो उसमें कुछ हमें टच नहीं करना है। डिस्काउंट और कमीशन बिजनेस रिलेटेड है, कुछ टच नहीं करना। तीसरा है रेंट इनकम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये जो है हमारा बिजनेस का नहीं होता, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो हमें ये हाउस प्रॉपर्टी में लेना पड़ेगा। तो रेंट रिसीव्ड, ये रेंट रिसीव है 13,500, ये हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब हम लेस कर देंगे। ये इनकम में भी ऐड है, इनकम में जुड़ा हुआ, देखिए इनकम साइड ऐड किया हुआ, इनकम साइड में टोटल में आ रहा है, तो हमें इसे लेस कर देना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये भी हमारा जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो आईएफओएस में जाता है, तो आईएफओएस में होने की वजह से यहां नहीं होगा, तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट वो 1,500 है हमारा। और इसके अलावा हमारा
तीसरा है बेड डेप्ट रिकवरी। वैसे तो वो बिजनेस रिलेटेड है, कुछ भी डिटेल ना दिया हो तो बिजनेस रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ दिया है कि 75% अमाउंट ऑफ बेड डेप्ट रिकवर रिलेट टू द अमाउंट ऑफ बेड डेप्ट नॉट अलाउड बिफोर 3 ईयर्स। 3 साल पहले ये बेड डेप्ट हुआ था, उस टाइम हमें इनकम टैक्स में अलाउ नहीं हुआ था 75%। तो अभी हम अगर उस टाइम पूरा अलाउ होता तो पूरा यहाँ पे इनकम में ले लेते, लेकिन पूरा अलाउ नहीं हुआ था, हमें वहां डिडक्शन ही नहीं मिला था, वहां एक्सपेंस में अलाउ नहीं हुआ था, तो इनकम में भी हम नहीं रखेंगे। तो हम 75% ऑफ बेड डेप्ट जो कि 6,000 होगा हमारा, वो हम माइनस कर देंगे 8,000 का 70%। सरप्लस ऑफ शेयर, मतलब शेयर ट्रेडिंग से, हमने शेयर मार्केट से आईपीओ भरने से या कोई इनकम आई है, वो इनकम हमारी कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होती है, इसलिए यहां से उसको माइनस कर देंगे हम। कैपिटल गेन जो कि शेयर्स का है हमारा 37,500, वो हम यहां से माइनस कर देंगे। और इसके प्रॉफिट सेल ऑफ मशीनरी, वो भी हमारा बिजनेस रिलेटेड नहीं होता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या कोई भी कैपिटल एसेट का रहेगा तो वो भी हमें एड बैक कर देना है, वो हमारा 500 रुपीज का है। तो देखिए इतनी सारी चीजें जो है वो हमें लेस कर देनी पड़ेगी। इनका टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना हो रहा है इनका टोटल, 1521, 59,000 ये टोटल हमारा, 59,000 हमारा टोटल हो रहा है। तो हमें ये 59,000 लेस करना है, लेकिन कुछ चीजें हमें ऐड भी करनी पड़ेगी इसमें। देखिए हमें क्या चीजें ऐड करनी है इसमें। सबसे पहले जनरल एक्सपेंस है, हमारा बिजनेस रिलेटेड है, बेड डेप्ट बिजनेस का है तो ओके है। बेड डेप्ट रिजर्व, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिजर्व है, कोई भी इनकम टैक्स है, कोई भी प्रोविजन है, वो हमारे इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता। तो सबसे पहला बीडीआर, बेड डेप्ट रिजर्व, हमारा उसका अमाउंट कितना है बेड डेप्ट रिजर्व का 2500, वो हमें हमारे अभी प्रॉफिट में ऐड कर देना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस किया हुआ है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कोई भी प्रोविजन तो अलाउ होती ही नहीं। टैक्स का प्रोविजन, इनकम टैक्स का प्रोविजन 28,500। तीसरा इनकम टैक्स, वो भी नहीं अलाउड होता। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना है 92,500। इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें देखो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड हो जाएगा, अगर बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो नहीं अलाउड होगा। यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 5500 है, उसमें से जो नहीं अलाउड होने वाला है वो हम माइनस करेंगे। इंश्योरेंस में क्या नहीं अलाउड है, तो हमने यहाँ देखा था कि मेरा मेडिक्लेम और मेरा LIC 2500 रुपीज का हमें डिसअलाउ होगा, तो 2500 रुपीज का हम यहाँ डिसअलाउ कर देंगे। बाकी का पूरा तो बिजनेस है। मोटर कार का लिखा है 1/2, तो मोटर कार में भी हमारा 1/2 जो भी है 52,500 का हो जाएगा 26,250। इसके अलावा स्टाफ सैलरी, बिजनेस का लीगल डोनेशन वगैरह जो भी है वो चैरिटेबल प्रॉप हम जो भी करते हैं वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस गिना जाता है और वो बिजनेस में अलाउड नहीं होता। जब डोनेशन वगैरह में इसका डिडक्शन आगे जाके मिलेगा, लेकिन अभी हमें नहीं करना है, तो चैरिटी है वो हम ऐड कर देंगे 3,000। तो देखिए हमें यहाँ पर ये सारी चीजें को ऐड करना है, ये 59,000 को लेस करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हमें क्या पूछा है इन्होंने, देखिए इसके अलावा हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है कि हमें एक डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करना है 15% से मोटर कार पे, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। हमें टैक्सेबल बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है और ATC का डिडक्शन, क्वालिफाई कितना अमाउंट होता है, ATC सिर्फ दिया है तो ATC का हमें कैलकुलेशन करना है। ATD दिया होता तो मेडिक्लेम वाला जो 1500 है वो भी लेते, ATC दिया है तो सिर्फ 1,000 रुपीज हम लेंगे। तो अभी हम चलो देखते हैं कि इसका टोटल कितना होता है। देखिए ये आपका हो गया 28,500, 31, इसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलसी ले लेते हैं, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारा 2500 प्लस 28,500 प्लस 92,500 प्लस 2500 प्लस 26,250 प्लस 3,000, ये हो गया हमारा 1,55,250 प्लस हमारा 9,90,000 और इसमें से हमें माइनस कर देना है 59,000। तो ये हो गया हमारा जो बिजनेस इनकम आएगा हमारे यहाँ पे
10,86,250। एक बार टोटल आप रीचेक कर लीजिएगा, टोटल मैं रीचेक नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है अभी वो देखते हैं। इसके अलावा हमें 15% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 15% डेप्रीसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा बिजनेस इनकम लेस डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन में आपको आसान यहाँ दिखा देता हूँ। हमारा जो 1,50,000 का उन्होंने दिया हुआ, 1,25,000 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है, उस पर 15% से कैलकुलेट करना है। लेकिन 1/2 हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी 50% ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा आ गया 9375। यहाँ पे हम जो डेप्रीसिएशन है वो लेस कर देंगे, डेप्रीसिएशन 9375 लेस, जो भी हमारी इनकम आएगी वो हमारी बिजनेस की इनकम आ जाएगी। 1086,250 में से हमें 9375 माइनस कर देना है, जो भी आएगा हमारा यहाँ पर बिजनेस इनकम आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से उसे एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने पूछा एटीसी का। देखिए एटीसी का डिडक्शन यहाँ सिंपल है कि हमें दिया गया था सम में कि 1,000 रुपीज हमारा एलआईसी का प्रीमियम है, वो हमारा एटीसी में आएगा। डिडक्शन के चैप्टर में हम डिटेल में सीखेंगे, अभी यहाँ बेसिक सम में दिया है तो हम जान लेते हैं एटीसी है। और 1500 है जो मेडिक्लेम का है, वो 80D सेक्शन में डिडक्शन मिलता है, तो हमें यहाँ एटीसी पूछा गया, तो 1,000 रुपीज हमारा एटीसी का डिडक्शन हो जाएगा। देखिए आप ये 14 मार्क का सम है, इसमें कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ 2-4 एक्सपेंसेस है जो पहले हमें पीएनएल से स्टार्ट करना है। जो भी हमारे डेबिट साइड जो भी एक्सपेंस दिए उसमें से जो भी बिजनेस रिलेटेड नहीं है या मेरे पर्सनल नेचर के है या कोई रिजर्व सरप्लस रिजर्व है या फिर कोई मैंने प्रोविजन किया है या इनकम टैक्स वगैरह है, डोनेशन दिया है, तो वो हमें डिसअलाउ करना है। और हमें जो हमारी इनकम साइड हमने क्रेडिट किया है उसमें से अगर कोई बिजनेस रिलेटेड नहीं है, दूसरे हेड की इनकम है, तो वो माइनस करनी है, तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से एक नीचे एडजस्टमेंट हमें एडिशनल दिया हुआ था जिसमें हमें पूछा गया था डेप्रीसिएशन के बारे में कि 15% से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो हमने वो डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया और हमने इस तरह से कैलकुलेट करके ये सम पूरा कैलकुलेट कर लिया है। एकदम सिंपल सम था और इतना सही सम 14 मार्क्स का हमारे हर एग्जाम में आता है। एक और सम हम इसी के साथ कर लेते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा एक सम हम कर लेते हैं, ये हमारा सम था वो 2024 का था, अप्रैल का। अब हम 2023 का भी एक सम गिन लेते हैं। देखिए 2023 में भी कुछ इसी तरह का सम आया था। देखिए सम उसी तरह का है, नीचे जो एडजस्टमेंट है उसमें 3 एडजस्टमेंट थे, यहाँ 5 एडजस्टमेंट थे, तो वही एडजस्टमेंट हमें करने हैं। सेम ही एडजस्टमेंट देखिए इंश्योरेंस का वहाँ पे था ही हमारा, बेड डेप का वहाँ 75% था, यहाँ 30% है। मोटर कार का वहाँ 1/2 था, यहाँ 2/3 मोटर कार पर्सनल यूज के लिए है। डेप्रीसिएशन अलाउड मोटर कार 20%, यहाँ पे भी ओपनिंग WDV दिया हुआ 20% है, वहां पर हमारा 15% था। और बस सिर्फ यहाँ ITC वगैरह कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट दी ये टैक्सेबल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये बेहद सिंपल सम है। सबसे पहले हर बार की तरह हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम P&L से, जो कि हमारा है 4,89,600। अभी देखते जाएंगे हमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। ऐड करने से पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। देखिए पहला एडजस्टमेंट है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी पे मार्क कर लीजिए आप। स्टाफ सैलरी जब भी आएगा, ये रहा स्टाफ सैलरी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ इसमें एडजस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से हम डील करेंगे। इंश्योरेंस है, बेड डेप रिकवरी है, मोटर कार है, इंश्योरेंस है, बेड डेप रिकवरी है, इंश्योरेंस है, बेड डेप रिकवरी है, मोटर कार है और डेप्रीसिएशन है, और मोटर कार है, डेप्रीसिएशन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। तो जनरल एक्सपेंस तो मेरा बिजनेस रिलेटेड है, तो वो तो मुझे ऐड नहीं करना। सैलरी वैसे मेरा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, मुझे ऐड नहीं करना हो, लेकिन एक एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। स्टाफ सैलरी इंक्लूड्स 1,20,000 सैलरी ऑफ हिज वाइफ who is performing duty regularly in business। देखो स्टाफ सैलरी इंक्लूड्स 1,20,000 सैलरी
ऑफ हिज वाइफ हु इज परफॉर्मिंग ड्यूटी। देखो, वाइफ का, सन का, डॉटर का अगर सैलरी है और वो हमारे बिजनेस में कोई काम नहीं करता है तो हम उसे डिसअलाउ करते हैं। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमें डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में हमारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस की, तो उन्हें जनरल जो सैलरी दूसरों को मिलती है वो उनको भी मिलेगी। यहाँ कई बार एजम्पशन ले सकते हैं कि 50% अलाउड, 50% डिसअलाउड, लेकिन अगर कुछ डिटेल नहीं दिया है तो हमारा सजेशन है कि आप ये रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ये सैलरी उनको अलाउ कर दो और ये बिजनेस का ही गिनो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी ऐसा दिया जाएगा कि सैलरी है हिज वाइफ हु इज नॉट परफॉर्मिंग, ऐसा अगर दिया हो नॉट परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी ऑफ रेगुलर बिजनेस, तो हमें वो तुरंत डिसअलाउ कर देना है और हमें उसको अलाउ नहीं करना है और हम यहां पर उसको ऐड कर देंगे। लेकिन ये केस में हम अलाउ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटी है उसमें हमको पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसकी जो भी इनकम है वो हमारी बिजनेस की एक्सपेंस में गिनी जाएगी और हम उसे यहां से डिसअलाउ करके ऐड नहीं करेंगे, ये हमारा बिजनेस का ही है। उसके बाद जो है हमारा बेड डेप्ट है, बेड डेप्ट बिजनेस का ही होता है, उसमें कुछ है नहीं। बेड डेप्ट रिजर्व मैंने आपको बताया, कोई भी रिजर्व, प्रोविजन या इनकम टैक्स है वो अलाउ नहीं होता, तो बेड डेप्ट रिजर्व, इनकम टैक्स प्रोविजन और इनकम टैक्स, ये तीनों ही अलाउ नहीं होंगे, तो हमें ऐड कर देंगे बीडीआर, बेड डेप्ट रिजर्व। इसके अलावा हमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स और इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये तीनों चीजें हमें ऐड करनी है। देखो, बीडीआर है हमारा 8,000, 47,000 हमारा प्रोविजन फॉर है और इनकम टैक्स है हमारा 88,000, ये हमने तीनों ऐड कर दिए। इंश्योरेंस में हमारा देखो टिक किया है, मतलब कोई एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 5,000 लाइफ इंश्योरेंस पे, एलआईसी का हमने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे किया है, वो 5,000 है, तो टोटल इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस की इनकम होती है, अलाउ होती है, लेकिन 5,000 हमारा पर्सनल है तो हम डिसअलाउ करेंगे। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी पैसा है वो हम डिसअलाउ करेंगे, वो 5,000 रुपीज है मेरा, देखिए यहाँ पे लिखा है 5,000 रुपीज है। उसके बाद मोटर कार, देखो मोटर कार का जो भी एक्सपेंस होता है वो अलाउड होता है बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 2/3 पार्ट इज यूज फॉर पर्सनल, तो जो भी हमारे यहाँ पर 24,000 का जो भी है इनटू उसका 2/3 हमारा है, वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो पर्सनल नेचर का है। तो मैं क्या करूंगा, 16,000 रुपीज यहां पर ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो 2/3 है, वो मेरा बिजनेस रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे हमें दिया गया है। उसके अलावा देखो, लॉस बाय फायर, बिजनेस के एसेट अगर लॉस बाय फायर होते हैं कुछ भी, तो वो हमें अलाउ हो जाता है। अगर कुछ डिटेल दिया है क्या डिसअलाउ हुआ, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है, तो उसका एडजस्टमेंट हम अलग से करते हैं और वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ भी है। लीगल एक्सपेंस बिजनेस का रहता है। डोनेशन हमने आपको बताया कि कभी भी कहीं पे किया, अप्रूव किया हो, नॉन अप्रूव्ड ट्रस्ट को किया हो, कहीं पे भी किया हो, डोनेशन बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, तो डोनेशन हमें ऐड कर देना है 13,000 रुपीज का। ये हमारा हो गया टोटल जो हमें ऐड करना है। इसके अलावा कुछ चीजें हमें लेस भी करनी है। क्या लेस करनी है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा बिजनेस का है, कोई इश्यू नहीं। डिस्काउंट कमीशन पिछले सब में भी देखा था। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, देखिए डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड जो भी है हमारा आईएफओएस में होता है, तो वो यहाँ डिसअलाउड हो जाएगा। डिविडेंड हमारा आप देखेंगे यहाँ पे, तो 8,000 हमें माइनस करना पड़ेगा। बेड डेप्ट रिकवरी 22,000, लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, हमने पहले से टिक कर रखा है कि 30% ऑफ बेड डेप्ट रिकवरी वाज नॉट अलाउड इन द प्रीवियस ईयर। वैसे बेड डेप्ट रिकवरी जितना भी होता है वो हमारी इनकम होता है, लेकिन इसमें से 30% है, पिछले साल में अलाउड नहीं हुआ था। तो आप देखिए 22 का 30% जो कि आएगा 6,600, जो पिछले साल में डिसअलाउ हुआ था ना, जो इनकम में अभी हमारे दिख रहा है उसमें से जितना पहले डिसअलाउ हुआ था, मतलब एक्सपेंस में अलाउ नहीं हुआ था, तो वो अभी इनकम में भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस साल एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिला था, तो अभी इनकम में लेना नहीं है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। शेयर्स का मैंने बताया कैपिटल गेन, तो हमारा 78,000 ऐड करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, पिछले समय में भी देखा था, मशीन सेल से 25, देखिए हर साल इसी तरह का कुछ सम आ रहा है। 2024 में भी यही सम आया था, 2023 ये सम पेपर आप देखिए आप ही का है, 2023 का है।
इसी में से ये पेपर आया है। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये जो पेपर है वो हमने रियल सर वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन किया। आपको कभी भी कोई भी साल के पुराने पेपर चाहिए, इवन टैक्सेशन नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का, उन्होंने पिछले 10 साल से भी ज्यादा के पेपर कंपाइल किए हुए हैं और एक से एक सारे वहां पर पेपर अवेलेबल है। तो आप कभी भी वहां से पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कोई भी सब्जेक्ट के पेपर वहां से मिल जाएंगे। पेपर स्टाइल कैसा आता है, पेपर किस तरह का आता है, ये सब अच्छा रहता है। तो एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के पेपर हम कहते हैं कि आप वहां रियल सर की वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिए। देखिए हमारे सभी एडजस्टमेंट हो गए। इसके अलावा डेप्रीसिएशन का एक है, तो इसके अलावा जो भी यहाँ पे आ जाएगा उसका लेस डेप्रीसिएशन भी हमें कर देना है। 2,40,000 रुपीज पे हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। 20% से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, लेकिन उसमें से 2/3 हमारा बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो हमें वो 2/3 उसमें से एक बार माइनस कर देना पड़ेगा। मतलब 2/3 जो है वो पर्सनल नेचर का है। तो ये जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं है, ये 32,000 का नहीं है। टोटल डेप्रीसिएशन हमारा कितना होता है, 240 का 20%, मतलब 48,000, और उसमें से 32,000 हमारा पर्सनल नेचर का हो गया। तो हमारा 16,000 का डेप्रीसिएशन इस बिजनेस में अलाउ होगा। देखो वापस से मैं आपको एक बार बता देता हूं, टोटल 2,40,000 है, पहले उस पर 20% के हिसाब से डेप्रीसिएशन गिन लो तो 48,000 होगा। और उन्होंने दिया है कि 2/3 नहीं अलाउ होगा। वैसे देखा जाए तो 1/3 अलाउ होगा, सिंपल आप 1/3 भी कैलकुलेट करो, पर 2/3 डिसअलाउ होगा। तो आपका 32,000 आया, और 48,000 में से 32 करोगे तो 16,000 का हमारा आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे टोटल जो डेप्रीसिएशन है वो 16,000 का हमें बिजनेस एक्सपेंस में मिलेगा। तो हमें टोटल 16,000 का यहाँ पे डेप्रीसिएशन भी बिजनेस इनकम में से लेस हो जाएगा। देखिए अभी हमारा पूरा सम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इतना ही सम रहता है। हमने सबसे पहले पीएनएल में जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया 489,600, 489,600। ये कुछ एक्सपेंस हमने ऐड कर दिए, कुछ इनकम हमने लेस कर ली और डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कर दिया। इसके बाद जो भी ग्रांड टोटल आएगा वो हमारा टोटल बिजनेस इनकम हो जाएगा। देखिए आपको मैं एक बार कैलकुलेट करके भी बता देता हूं। ये पेपर का ये सम पूरा हो गया, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं और इसकी जगह पे हम हमारा जो कैलकुलेटर है वो ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या ऐड करना है, 8,000 क्योंकि है बीडीआर, कोई भी रिजर्व हमने आपको बताया था क्रिएट किया हो तो वो अलाउ नहीं होता, तो उसको हमें ऐड कर देना है। 47,000 का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है या फिर पूरा इनकम टैक्स है, दोनों ही हमारे ऑलवेज डिसअलाउ होंगे, आप याद रखिए, डाल दीजिए। पर्सनल इंश्योरेंस में से 5,000 पर्सनल था तो हमने यहाँ पे उसको वापस ऐड कर दिया। मोटर कार में से भी 2/3 हमारा पर्सनल था तो हमने ऐड कर दिया, और डोनेशन जो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता तो वो हमने ऐड कर दिया। तो 1,77,000 रुपीज़ का ऐड हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमें लेस भी करनी है इसमें से। 8,000 का हमारा डिविडेंड है क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। 6,600 हमने जो पिछले साल में हमें डिसअलाउ हो गया था, इसीलिए इस साल में इनकम में ऐड नहीं करेंगे। 6,600 है, 30% हमारा जो बेड डेप्ट रिकवरी है वो। शेयर्स का ऑलवेज कैपिटल गेन में जाता है, और जो मशीन सेल का पार्ट है वो भी हमारा कैपिटल नेचर का रहता है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। हमें यहाँ 95,100 माइनस कर देना रहेगा। तो जो भी बैलेंस आएगा इसमें से 177,000 माइनस 489,600 यानी 5,71,500 का ये हमारा बिजनेस इनकम आया, और इसमें से डेप्रीसिएशन हमारा लेस हो जाएगा। जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमारा डेप्रीसिएशन है 16,000 लेस हो जाएगा, तो हमारा 5,55,500 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपको 2017 और 2024 और 2023 में जो सम आए थे वो सम सॉल्व करवाए। बेहद ही आसान और सिंपल सम आते हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो आप इन सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। दोनों ही साल के सिंपल सिंपल सम थे, हमने आपको कराए। कभी कभी कोई साल में थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज भी कर देते हैं ये लोग, लेकिन ज्यादातर हमने जो आपका पीजीबीपी है उसमें बहुत सारा बेसिक सम कैसे सॉल्यूशन करना है वह सीखा हमने। डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करना है वह सीखा हमने। बेसिक सम्स कैसे करने हैं वो सीखे। आज हम आपके लिए एक कम्प्रीहेंसिव सम लेके आए हैं जिसमें हमने आपके लिए 12 डिफरेंट एडजस्टमेंट बनाए हैं। तो आज हम ये सम को कैसे सॉल्व करना है उससे बेटर ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इतने सारे ये जो एडजस्टमेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट है, इनका क्या ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। हम पीजीबीपी में आज हमारा 6th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारी ईमानदारी से पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ हमारे ये चैनल को शेयर करें और हमारे वीडियोस को उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। आज हम आपको ये 12 जो हमने एग्जाम्पल के साथ एडजस्टमेंट लिए है वो सभी का एक एक करके कैलकुलेशन करना सिखाएंगे ताकि कोई भी तरीके का एग्जाम्पल आपके पास आए। हमने आपके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव सम इसीलिए बनाया है ताकि जो भी एडजस्टमेंट आते हैं एग्जाम में, इसमें से अगर कोई भी आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट लेना है, या आपको कभी भी कुछ भी नहीं रिकॉल हो रहा है तो तुरंत से फटाक से इस सम पे आके आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो आपका ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए हम पहले जो हमारा एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इस तरह के एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, वहां से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है कि डेप्रीसिएशन का। ऑलवेज मैंने आपको बताया कि जब इस तरह का सम हो तो प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल से हमको स्टार्ट करना है। फ्रॉम पीएनएल जो कि हमारा 8,95,000 है। हमने कहा था कि यहाँ कुछ चीजें हम ऐड करेंगे और कुछ चीजें हमें लेस करनी होती है। हम एक एक एग्जांपल्स का ही सिर्फ यहाँ पे चेक करेंगे बारी बारी से कि किस तरह से वो कैलकुलेशन या उसका क्या इफेक्ट इनकम टैक्स में आता है। सबसे पहला है डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। तो कभी भी अगर इस तरह आपको दिया है कि डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स 1,25,000 है और सभी इससे पहले हमने डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करना है वह सारे सम बहुत डिटेल में देखें। तो आज हम सिर्फ आपको यही बताने के लिए ये एग्जाम्पल में लिया है कि डेप्रीसिएशन जब इस तरीके से आपको एक डेप्रीसिएशन पीएनएल में भी दिया है और दूसरा डेप्रीसिएशन आपको एडजस्टमेंट में भी दिया है। देखिए, डेप्रीसिएशन यहाँ पर आपको 55,000 रुपए का ये सब में दिया है। अभी ये 55,000 रुपए का डेप्रीसिएशन जो आपको दिया है वो डेप्रीसिएशन में हम आप देखेंगे कि कैसे हम क्या एडजस्टमेंट रहेगा। एक डेप्रीसिएशन हमें दिया है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा डेप्रीसिएशन हमें दिया है एज पर इनकम टैक्स जो हमारे एडजस्टमेंट में है। तो देखिए, आप बुक्स में किस तरह का भी कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो डेप्रीसिएशन है वो आपको इनकम टैक्स में पूरा उस तरीके से अलाउ नहीं होता। इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी मेथड से और जो उन्होंने रेट प्रिस्क्राइब किए उसके हिसाब से ही डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट होगा तो ही मिलता है। तो यहाँ इन्होंने सीधा हमें दे दिया है कि इनकम टैक्स के हिसाब से उनके जो रेट है उनके हिसाब से जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से 1,25,000 है और डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक 1,25,000 है और जो हमारा बुक्स में दिया 55,000। तो ऑलवेज क्या करना है, जो हमारे प्रॉफिट में से ये 50,000 हमने माइनस कर रखा है ना, 55,000 डेप्रीसिएशन, वो हमें एड बैक कर देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेप्री बुक्स का जो भी है उसको ऑलवेज ऐड कर देना है 55,000 और जो भी इनकम है उसमें से एज पर इनकम टैक्स वो हमें इसमें से लेस कर देना है। ये हमारा प्लस होगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा 1,25,000। मतलब हमारी इनकम में से जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से पीएनएल आ रहा है उसमें ये डेप्रीसिएशन हमने ऑलरेडी माइनस किया तो ये वाला नहीं हमें अलाउड है, तो हम ये प्लस कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल वाला मिलता है वो माइनस कर देंगे। तो डेप्रीसिएशन में आप आज से ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का सम आएगा तो आपको जो भी डेप्रीसिएशन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है उसको हम ऐड करेंगे और जो भी हमारा
इनकम टैक्स के हिसाब से उसको लेस करेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि डेप्रिसिएशन 55,000 बुक के हिसाब से और इनकम टैक्स के हिसाब से सिर्फ 15,000 होता, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 15,000 एज पर इनकम टैक्स 15,000 ही अलाउड होता, हमें पूरा अलाउड नहीं होता। ये 55,000 ऐड करते और हम यहाँ 15,000 लेस कर देते, तो सिंपली हमारा ये डेप्रिसिएशन हो जाता। तो आज हमने ये एक पहला जो एडजस्टमेंट है उसमें सीखा कि जब भी कभी बुक में पूरा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में भी दिया है तो बुक वाला हमें ऐड करना है और इनकम टैक्स वाला हमें लेस कर देना है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एक एक करके हम जो भी एडजस्टमेंट है वो सॉल्व करते जाते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट है हमारा, जैसे कि पीएनएल तो हमारा है ही 8,95,000। पूरा सम मैं आपको एक साथ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा सम कभी भी एग्जाम में आता नहीं है और ना ही आपकी कोई बुक में भी है, लेकिन यहाँ हमने सारे एडजस्टमेंट एक ही सम में लिए हुए, तो एक एक करके उसमें क्या ऐड होगा और कौन सा लेस होगा हम वही सिर्फ सीख रहे हैं। तो पीएनएल में क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो हम देखेंगे। दूसरा हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन हमने देख लिया। सेकंड है रेंट पेड ₹1 lakh was paid without payment of TDS at 10%, विच इज 10,000, मतलब 10,000 का टीडीएस काटना था। देखो टीडीएस का हमने अभी तक पूरी डिटेल में चैप्टर नहीं सीखा है, आने वाले लेक्चर्स में हम आपको टीडीएस का पूरा डिटेल में सारी डिटेल्स समझाएंगे कि किस तरह से टीडीएस काटना है, कब काटना है, कितना काटना है, वो सारा आने वाले लेक्चर में जिस जिस तरह से जितना जितना आपके कोर्स में आते होंगे सब उसके हिसाब से हम आपको पूरा पूरा सिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो आपका टीडीएस अगर नहीं काटा है तो उसका क्या सिस्टम होता है। देखिए रेंट की बात है, टोटल रेंट जो है हमारा यहाँ पे रेंट पेड 5 लाख है। तो देखिए 5 लाख में से उन्होंने क्या बोला है कि 4 लाख की तो कोई बात नहीं की है, तो 4 लाख पे टीडीएस वगैरह सही से कटा होगा ऐसा मान के हमें चलना पड़ेगा। और जो 1 लाख रुपीज है उस पे इन्होंने लिखा है कि 10% के हिसाब से 10,000 टीडीएस काटना था, जो कि हमने नहीं काटा है। तो इसमें हम कैसे इसका एडजस्टमेंट देंगे, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सिंपल लिखा है 5 लाख के रेंट में से जो 1 लाख रुपए का रेंट है वॉज पेड विदाउट पेमेंट ऑफ टीडीएस एट 10%, तो 10,000। तो आप देखिए आप मुझे एक चीज बताइए सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या मेरा 1 लाख पूरा डिसअलाउ हो जाएगा या मेरा 10,000 डिसअलाउ होगा या फिर कोई और अमाउंट डिसअलाउ होगी। तो देखिए प्रोविजन क्या कहता है, इनकम टैक्स का प्रोविजन ये कह रहा है अगर किसी, देखिए अगर कोई फॉरेन कंपनी है या कोई एनआरआई जो फॉरेन रेसिडेंट है अगर उसको हम टीडीएस काटे बिना देते हैं तो उसका अलग प्रोविजन है, आप उसको क्लब मत कीजिए। ये एक इंडियन कंपनी या इंडियन रेसिडेंट के लिए ही है। तो कोई इंडियन कंपनी या इंडियन रेसिडेंट को अगर हम कोई भी अमाउंट जहां टीडीएस काटना जरूरी था और टीडीएस काटे बिना देते हैं तो आप याद रखिए कि उस टोटल अमाउंट का जिसपे हमें टीडीएस काटना था उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा। देखिए हम आपको ये डिटेल में यहां बता सकते हैं कि 30% क्यों डिसअलाउ होता है, लेकिन आपके कोर्स में इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, इसीलिए आपको सिर्फ इतना जान लेना है कि जब भी कोई टीडीएस काटना था और टीडीएस नहीं कटा है तो आपको उस अमाउंट का 30% डिसअलाउ कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा टोटल 5 लाख रुपीज था, 4 लाख के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो वो बिजनेस ही मानेंगे, लेकिन जो ये 1 लाख है उसमें 10% टीडीएस काटना 10,000, लेकिन 10% 10,000 से नहीं लेना देना है और 1 लाख से नहीं लेना है। डिसअलाउ क्या होगा, वैसे तो ऐसा ही कहा जाता है, जनरली आप देखेंगे कि टीडीएस नहीं काटोगे तो आपको खर्चा मिलेगा नहीं, वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा खर्चा नहीं अलाउ होगा, आपको खर्चे का 30% डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो ये 1 लाख है ना आपका उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया कि आपके जो ये पीएनएल में 5 लाख रुपीज आपने रेंट का डेबिट कर रखा है उसमें से 4 लाख तो अलाउ है, लेकिन जो 1 लाख है उसमें से 30,000 नहीं अलाउ होगा, तो वो मुझे मेरी इनकम में ऐड कर देना पड़ेगा। लेस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ऐड 30,000 हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ये पूरा प्रोविजन कि टीडीएस किसी भी अमाउंट को, कोई भी अमाउंट है कोई भी एक्सपेंस है, अगर उस पर टीडीएस नहीं काटते हैं हम और उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमें दिया है तो हमें सिंपल इतना ही सोचना है कि कौन सी अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटा है और जो अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटा है उसका 30% हमें डिसअलाउ करना है।
तो हमारे पीएनएल में पूरा जो एक्सपेंस तो पहले से हमने दिया हुआ है, रेंट पेड, तो पूरा माइनस हो ही चुका है क्योंकि डेबिट साइड दिया हुआ है, तो हमारे इनकम में से माइनस हो गया। लेकिन पूरा हमें इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता, इसलिए पूरा माइनस नहीं कर सकते। तो हमें कौन सी अमाउंट, जो अमाउंट पे टीडीएस कटना चाहिए था, टीडीएस नहीं कटा है, उसका 30% डिसअलाउ होगा, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारे सम में टोटल 5 लाख रेंट पेड था। 4 लाख के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो समझेंगे कि ये इस पे टीडीएस वगैरह जो भी है वो कट गया है। क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट नंबर 2 में कि 1 लाख रुपीज का है, वो विदाउट पेमेंट ऑफ टीडीएस हुआ है, तो हमें वो 1 लाख रुपीज का 30% डिसअलाउ करके हमें ऐड कर देना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रोविजन है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे और एक बार सुन लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। पहला डेप्रीसिएशन में हमने आपको बताया कि डेप्रीसिएशन जो भी इनकम टैक्स के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है वो ऐड कर देना है हमें, और एज पर इनकम टैक्स है वो लेस करना है। दूसरा एडजस्टमेंट हमारा रेंट के बारे में है कि उसमें 1 लाख का ऐसा रेंट है जिसपे टीडीएस नहीं कटा है, तो जब भी किसी पे टीडीएस ना कटा हो और वो इंडियन रेसिडेंट या इंडियन कंपनी को पेमेंट हो रहा है, तो उसका 30% डिसअलाउ हो जाता है। तीसरा दिया है हमें एडमिन एक्सपेंस पेड टू मिस्टर सूरज अमाउंटिंग 50,000 पेड इन कैश। तो एडमिन एक्सपेंस पेड टू मिस्टर सूरज अमाउंटिंग ₹50,000 पेड इन कैश ऑन 31 जनवरी 2024। देखिए अभी कैश पेमेंट डिसअलाउ होता है, और कैश पेमेंट के कई सारे प्रोविजन है इनकम टैक्स में, अलग अलग जगह जो डिसअलाउ होता है। लेकिन अभी हमें बेसिक जो आपका मेन सेक्शन है उसी के बारे में हम एक बार जान लेते हैं कि कैश में अगर पेमेंट हो। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोविजन है। कब कैश लोन को दिया हो तो कैश कितना होता है, पॉलिटिकल पार्टी को कैश दिया तो कितना डिसअलाउ होता है, ट्रांसपोर्टर को कैश दिया तो कितना डिसअलाउ होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है। लेकिन आज मैं आपको सिंपल, जो अगर डिटेल कुछ भी आपको नहीं पता है, या बेसिक जो जो बेसिक सम है उसमें अगर आपका टीडीएस जो कटा माफ कीजिएगा, जो आप हमारा कैश में पेमेंट हो रहा है तो वह डिसअलाउ होगा अगर 10,000 से ज्यादा का सिंगल डे, सिंगल पर्सन, मतलब अगर मैं किसी आदमी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करता हूं तो वह डिसअलाउ हो जाएगा मेरा एक्सपेंस। यहां पर मैंने सूरज को एक दिन में 50,000 का पेमेंट किया है, तो वह बिल्कुल डिसअलाउ तो हो ही जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बता देता हूं इसके बारे में। मान लीजिए कि मैं सूरज को 10,000 दिया होता, अनुज को 5,000 दिया होता, अमित को हमने 9,000 दिया होता, सुमित को हमने 10,000 दिया होता, ललित को 9,000 दिया होता। तो देखिए इस तरह से कोई भी अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं हो रही है तो ये सभी इनकम टैक्स में अलाउ हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि अमित को मैंने 19,000 दिया होता तो वो डिसअलाउ हो जाता, क्योंकि एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज्यादा नहीं देना है। मान लीजिए कि अभी मिस्टर अमित को मैंने 1 सितंबर को 9,000 दिया, उसी बिल के अगेंस्ट में 2 सितंबर को और 9,000 दे दिया, उसी बिल से रिलेटेड 3 सितंबर को और 5,000 दे दिया। हमारा बिल था, सिंगल बिल था, मान लीजिए 30,000 रुपए का था, और इसी बिल से रिलेटेड 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन मैंने उसको और 8,000 रुपए का ऐसे पेमेंट करके 30,000 का पूरा पेमेंट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा, चाहे बिल एक था, बिल की अमाउंट नहीं देखनी। हमने जो कैश पेमेंट किया है वो तो अलग अलग दिनों में किया, एक दिन में किसी भी दिन हमने यहाँ पर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं किया है, तो ये डिसअलाउ नहीं होगा। अगर मान लीजिए अमित को मैंने एक दिन इसी दिन 19,000 का पेमेंट कर दिया होता तो ये वाला एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता, ये वाला नहीं होता, सिर्फ ये वाला ही डिसअलाउ होता। इसी तरीके से जब भी किसी आदमी को मैं अलग अलग
पेमेंट करता हूँ और सारे कैश में पेमेंट करता हूँ, तो वो कैश में किए हुए मेरे पेमेंट तभी डिसअलाउ होते हैं। तब एक दिन में एक आदमी, सिंगल डे सिंगल पर्सन को मैं 10,000 से ज्यादा पेमेंट करता हूँ। अगर ये ट्रांसपोर्टर होता है तो वो लिमिट होकर 10,000 से 35,000 हो जाती है। एक दिन में मैं एक ट्रांसपोर्टर को 35,000 पे कर सकता हूँ। लेकिन वैसा कोई एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एक आदमी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं करना है। अलग अलग आदमियों को, मैं 100 आदमियों को सबको 10-10 हजार से कम पे कर रहा हूँ, तो वो कोई ओके है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो अलाउ हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं एक ही आदमी को अलग अलग दिनों पे 10,000 से कम कम का पेमेंट कर रहा हूं, तो भी वो अलाउड हो जाएगा, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैश का हमने सीखा। यहां पर हमने क्या लिखा है कि सूरज को एडमिन एक्सपेंस में, जो भी एडमिन एक्सपेंस टोटल है, हमारा एडमिन एक्सपेंस ज्यादा है, 1 लाख रुपए का है, लेकिन उसमें से सिर्फ 50,000 की बात की जा रही है, तो 1 लाख को तो हमें इग्नोर कर देना है। एडमिन एक्सपेंस हमारा 1 लाख रुपए का है, उसमें से 50,000 के बारे में कुछ डिटेल नहीं है, बाकी 50,000 के बारे में बोला गया कि सूरज को कैश में पेमेंट हुआ है, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो भी एक्सपेंस डिसअलाउ होता है तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल है ही 8,95,000, और ये उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो डिसअलाउ हुआ है 50,000, पूरा का पूरा डिसअलाउ होगा। टीडीएस का जैसा नहीं है कि 30% या कुछ डिसअलाउ होगा, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। तो पहला हमने डेप्रिसिएशन सीखा, दूसरा टीडीएस बिना काटे अगर दे रहे हैं तो वो सीखा, और तीसरा वाला हमने सीखा है कि जिसमें कैश में अगर पेमेंट होता है तो वो डिसअलाउ हो जाता है। फोर्थ है मोटर कार यूज्ड फॉर द पर्सनल पर्पस। देखिए मोटर कार में यहाँ दो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। मोटर कार का डेप्रीसिएशन अलग से नहीं दिया है, अदरवाइज वो भी हमें 1/2 करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मोटर कार में दो है, मोटर कार का इंश्योरेंस और मोटर कार का अदर एक्सपेंसेस। तो आप देखिए जो भी अदर एक्सपेंसेस है मोटर कार का, प्रॉफिट ये लिखेंगे, और इसके बाद जो भी मोटर कार से रिलेटेड एक्सपेंस है वो हाफ हाफ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें एक्सपेंस में से डिसअलाउ होंगे। तो हमारा जैसे इंश्योरेंस है 50,000 का, तो वो 25,000 का ऐड करना पड़ेगा मुझे, और मेरा मोटर कार अदर एक्सपेंसेस 10,000 है तो 5,000 का ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें मेरी ऐड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल था, ऐसे बहुत सारे सम पहले भी मैंने किए हैं और हमने एक साथ सॉल्व किए हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में नहीं यहाँ बता रहा। 10% बेड डेप नॉट अलाउड बाय आईटीओ इन प्रीवियस ईयर। तो देखिए अभी बेड डेप रिकवर है, वो 80,000 ऑलवेज इनकम होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा इनकम नहीं होगा कुछ, क्योंकि कुछ पिछले साल में मुझे डिसअलाउ हुआ था, कितना 10%। तो यहाँ पर 10% में मेरे इनकम में ऐड नहीं होने दूंगा, मतलब जो टोटल 80,000 है उसमें से 80,000 का 10%, 80,000 का 10% जो आ रहा है मेरा 8,000, वो मेरा डिसअलाउ नहीं होगा, वो मेरा डिसअलाउ नहीं होगा। मतलब मुझे अभी मेरी इनकम में मैंने 80,000 दिखाया, लेकिन ऑलरेडी उसमें से मुझे 10% तो इनकम टैक्स ने पहले मेरे एक्सपेंस में नहीं लेने दिया ना, तो वो मैं अभी इनकम में नहीं लूंगा और उसमें मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो वो मैं अभी मेरी जो टोटल इनकम आ रही है एज पर इनकम टैक्स, उसमें से लेस कर दूंगा। ऐसे भी कई सारे सम हमने पहले किए हुए हैं। देखिए अब एक आया आपका कि डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड 50,000। ये तो मेरी इनकम है, मेरी इनकम यहाँ पर कितनी है एज पर पीएनएल, 8,95,000 है। अगर मेरे क्रेडिटर से कोई डिस्काउंट मिल रहा है वो नहीं रिकॉर्ड किया है, तो वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, अभी मेरी इनकम में ऐड कर दूंगा। तो बहुत सिंपल ये एडजस्टमेंट है। वो 15,000 का है तो डिस्काउंट में ऐड करूंगा 50,000, तो ये मेरा डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। देखिए एक समय में इतना सारा आपका एक ही साथ नहीं ले रहा हूँ, ये सारे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज ऐड होगी कौन सी चीज लेस होगी और उसका कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो ये डिस्काउंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया और मेरी इनकम है, और वो ऐसी इनकम है जो इनकम टैक्स में अलाउ है, तो वो मुझे भी रिकॉर्ड करनी है, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। सैलरी इंक्लूड सैलरी पेड टू मिस्टर पार्थ। अभी देखिए सम हमारा जो है मिस्टर पार्थ के बारे में ही है। मिस्टर पार्थ का पीएनएल हमें दिया हुआ है और मिस्टर पार्थ को ही हम सैलरी पे कर रहे हैं। अभी अगर ये प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर खुद को सैलरी नहीं पे कर सकता है। तो जो भी हमारा इनकम है एज पर पीएनएल 8,95,000, उसमें कुछ सैलरी है, सैलरी टोटल हमें दिया हुआ है कुछ 2,50,000, बट उसमें से 1,25,000 उन्होंने खुद ली है, तो वो मैं सैलरी मुझे ऐड कर देना पड़ेगा, वो मुझे इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा, तो वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी, उससे मेरा प्रॉफिट मुझे बढ़ा देना पड़ेगा।
नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सम में ये जो कैलकुलेशन है वो दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक की सिर्फ बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट में क्या दिया है, अंडर वैल्यूड बाय 25%। मतलब ये जो भी दिख रहा है ना, वो मुझे 25% से मेरा अंडर वैल्यूड प्राइस है। मेरा जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है 25% से। तो जो ये मेरा स्टॉक है, सपोज मेरा 100 रुपीज का स्टॉक रहा होगा, सॉरी ये हमारा 25% नहीं 20% है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। 100 रुपीज का स्टॉक रहा होगा, अंडर वैल्यूड बाय 20% मैंने अगर किया होगा तो मेरा 80 रुपीज आएगा। देखो 25% भी रख सकते हैं, पर कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने 20 यहाँ पे किया है। 80 रुपीज है। तो अभी जो भी मेरे एग्जाम्पल में सम दिया है वो मेरा क्या है, ओपनिंग है, वो 80% है। तो हमें सिंपल लिखना है 80% पे 80,000, तो 100% पे कितना, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, ये आ गया हमारा 1 लाख। तो हमारा एक्चुअल स्टॉक कितना होना चाहिए, 1 लाख है कितना, 80,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 लाख रुपीज जो है, अगर मेरा यहां पर 80,000 की 1 लाख होता तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। तो उसके हिसाब से मैंने क्या कर रखा है, ये 80,000 कम अंडर वैल्यू करने की वजह से ये 80,000 ओपनिंग स्टॉक में क्या हो रहा है, मेरा जो प्रॉफिट है, अब ध्यान से समझिए, अगर यहां पर 1 लाख रुपए होता तो मेरा प्रॉफिट कम आता, लेकिन ये मैंने प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो मैं ये मेरे प्रॉफिट में से लेस कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू कितना है, 20,000। सेम वैसा ही क्लोजिंग स्टॉक में है, वो 1,60,000 का है, तो वैसे ही वो 100 है, यह 20% लेस करके 80% पे है, ये 80% पे है। अब देखिए 80% पे, इसको डिवाइड बाय 80% कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, या ऊपर हमने जैसे गिना वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीज का। और हमने कितने से दिखाया, 160 से। मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू दिखाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो कम दिख रहा है। ओपनिंग में किया था तो क्या मेरा प्रॉफिट उसकी वजह से ज्यादा आ रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, लेस कर दिया। और यहां पर मेरा जो स्टॉक है, वो अगर 2 लाख रुपए में यहाँ पे लिख लेता तो मेरा यहाँ प्रॉफिट ज्यादा आता। तो मेरा यहाँ पर ये जो कम करने की वजह से, मतलब मैंने जो 1,60,000 किया है, उसकी वजह से जो मेरे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा है उसे मुझे नलीफाई कर देना है। अगर मेरा यहाँ 2 लाख होता तो मेरा यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाता, तो मेरे को यहाँ पे भी प्रॉफिट बढ़ा देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा 40,000, 1,60,000 माइनस 2 लाख, 2 लाख में से किया, तो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा मेरे इनकम में 20,000 रुपीज। कभी अंडर वैल्यूड है, कभी ओवर वैल्यू भी हो सकता है, ओपनिंग अंडर, क्लोजिंग ओवर वैल्यू हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में एक बार लिख के बताइए, मैं आपको सारे कौन से एडजस्टमेंट जिसमें ओपनिंग अंडर है, क्लोजिंग ओवर है, क्लोजिंग अंडर है, ओपनिंग ओवर है, दोनों ओवर है, दोनों ही अंडर है, सभी टाइप के एग्जांपल लेके एक आपके लिए अलग से रिकॉर्ड लेक्चर मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो आने वाले टाइम में आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आपको ऐसा कोई लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ऐसा डिटेल डाल दीजिए, तो मैं आपके लिए वो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। अब अगला एक एडजस्टमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्लूडेड 25,000 ऑफ न्यूज़पेपर ओन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये जो हमारा यहाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आया है 1,15,000, उसमें से 25,000 पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में ऐड दिया। तो एक चीज आप अपने गांठ बांध के लिख लीजिए, अगर कोई भी पर्सन अगर पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर, उसके कोई पैम्पलेट, कोई सोविनियर या कहीं पर भी ऐड देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, उसके लिए अगर कोई भी एक्सपेंस वो पे करता है ना, तो इनकम टैक्स में वो डिसअलाउ होता है। हम रोज सुनते हैं पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन दिया, या इलेक्ट्रॉनिक
पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेशन दिया, तो वो डोनेशन वगैरह अलाउड होता है। लेकिन अगर उसका कोई न्यूज़पेपर है, सोवेनियर है, या फिर उसका कोई पैम्पलेट है, उसमें हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, वो हमें इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता है। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें ये हमारा 25,000 है वो ऐड हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है उसको डोनेशन वगैरह में इश्यू नहीं है, लेकिन अगर उसके कोई न्यूज़पेपर है, कोई पैम्पलेट है, कोई सोवेनियर है, उसमें अगर हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दिए तो वो एक्सपेंस हमें अलाउ नहीं होता है। अभी हमारा अगला एग्जांपल है 10th। देखिए ये बड़े ही सिंपल है। इसमें लिखा है कि गुड ऑफ मार्केट वैल्यू 25,000 परचेज एट 10,000। देखिए मार्केट वैल्यू से पहले तो ऐसा कोई भी समय तो कोई लेना देना नहीं, परचेज प्राइस क्या था 10,000, एंड टेकन फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन वेर इंक्लूडेड इन सेल। देखिए सेल एट 20,000 ऐसा ऐड कर दीजिए इसमें कि हमारा जो 10,000 का गुड्स है उसमें से 20 उसको सेल में हमने एज अ 20,000 सेल में हमारे रिकॉर्ड कर रखा है, और उसका कॉस्टिंग 10,000 था। तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका इफेक्ट नील करने के लिए डिफरेंस का 10,000 है उसका इम्पैक्ट हमें सिर्फ हमारे जो पीएनएल है उसमें से रिमूव कर देना है। अगर वो 10,000 का इम्पैक्ट रिमूव करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है वो दिखेगा, क्योंकि ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है। इसके सेल में हम कोई नॉशनल प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ हमने नॉशनल प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है 10,000 रुपीज का। क्यों, हमारा कॉस्ट था 10,000 का, हमने सेल किया 20,000 में। तो ये जो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा नॉशनल है, क्योंकि हमने खुद को ही सेल किया है। तो वो वाला प्रॉफिट हमें इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता, इसीलिए वो प्रॉफिट हम हमारे प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, वहां पर नहीं रहेगा। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल हमारा है 11th नंबर का। अमाउंट ऑफ अदर इंश्योरेंस इंक्लूडेड LIC ऑफ मिस्टर एंड मिसिस सा 15,000 एंड मेडिक्लेम 5,000 इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। देखिए आप थोड़ा सा अभी हमने एटीसी अभी तक किया नहीं है, लेकिन LIC जो भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट होगा उसमें ओन स्पाउस मतलब वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का पे करते हैं तो वो एक दूसरे का अलाउड हो जाएगा, और चिल्ड्रन डिपेंडेंट चिल्ड्रन रहेंगे तो वो उनका LIC से रिलेटेड अलाउ होगा। सेम मेडिक्लेम में भी ये सबका अलाउ हो जाएगा। मेडिक्लेम में मदर फादर का भी डिपेंडेंट होता है, वो हम एटीसी में सीखेंगे। यहाँ हमें सिर्फ जानकारी दी है कि 15,000 फॉर LIC और 5,000 फॉर मेडिक्लेम। तो ये दो हमको जो दिए हैं वो टोटल इंश्योरेंस में, यहाँ टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है हमारा अदर एक्सपेंस 25,000 यहाँ दिया हुआ है अदर। देखिए अदर इंश्योरेंस इंक्लूड्स, तो ये जो अदर इंश्योरेंस है उसमें 20,000 इंक्लूड है। तो हम सीधा प्रॉफिट में से पहले तो इसको ये जो भी हमने लेस किया हुआ है वो लेस किया है तो उसको ऐड कर देंगे, और एटीसी और एटीडी में हमें एंड में डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, हमारा जो भी प्रॉफिट है 8,95,000, उसमें से जो LIC का और मेडिक्लेम का पैसा है 15,000 और 5,000 सिर्फ माइनस कर देना रहेगा। अब हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूड्स फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग 2,000। तो हमने देखा था कि देखिए ये हाउस रेंट है, ये हाउस रेंट है 50,000, वो तो हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। अगर इसको तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे ही, माफ कर दिएगा, इसको तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे ही। इसको रिमूव करने के साथ साथ हमने जो हमारा म्युनिसिपल टैक्स है 5,000 रुपीज का, उसमें से क्या दिया है कि 2,000 रुपीज का है वो इससे रिलेटेड है, तो वो हमें नहीं अलाउड होगा। तो हम जो आपका हमारा प्रॉफिट है 8,95,000, उसमें यहाँ जो ऐड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऊपर से ऐड होंगे, उसमें हमें म्युनिसिपल टैक्स भी ऐड कर देना है। कितना, 2,000 का, जो हमें हमारी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो हमें इसमें ऐड
कर देना है, क्योंकि वो इनकम में हमने पूरा यहाँ डिडक्शन ले लिया लेकिन पूरा हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कौन सी इनकम आएगी। सबसे पहले तो हमारा ये जो प्रॉफिट है वो लेंगे हम, उसमें हम कौन सी चीजें लेस करेंगे, जो यहाँ पर ये एग्जांपल में आया है वो तो लेस करेंगे ही। इसके अलावा डिविडेंड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है, टैक्सेबल। हाउस रेंट है वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। और लॉटरी इनकम है वो भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेट होता है, उस पर टैक्स। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमारा जो पीएनएल है ये एडजस्टमेंट में प्लस माइनस लेस जो भी हुआ है, उसके अलावा हम ये बेड डेप रिकवर का तो हमने एडजस्टमेंट ले लिया है, क्लोजिंग स्टॉक का भी ले लिया है, तो उसमें लॉटरी इनकम लेस करेंगे, डिविडेंड इनकम भी लेस करेंगे और हाउस रेंट भी लेस करेंगे। ये जो हमारा प्रॉफिट है उसमें ये तीनों एडेड है, लेकिन ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो लेस कर देंगे। स्टॉक का एडजस्टमेंट ले लिया, सैलरी का एडजस्टमेंट हमने ले लिया, परचेज ले लिया, एडवर्टाइजमेंट का, पॉलिटिकल पार्टी का एडजस्टमेंट भी यहाँ ले लिया है, रेंट का एडजस्टमेंट भी हमने ले लिया, एडमिन का भी ले लिया है, मोटर कार इंश्योरेंस भी ले लिया, अदर इंश्योरेंस भी आया, म्युनिसिपल टैक्स भी आया। फिर हमने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व जब भी अगर दिया है पीएनएल में तो वो नहीं रहेगा। यहाँ पर ये पीएनएल के डेबिट साइड है तो लेस हुआ है, तो हमें ये ऐड कर देना है। ऐड वाले सेक्शन जो भी एडजस्टमेंट का ऐड है उसके अलावा ये भी एक ऐड होगा। बेड डेप बिजनेस का ओके, सेल्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन भी अगर कुछ डिटेल नहीं दिया है तो बिजनेस का समझेंगे। इनकम टैक्स कभी भी अलाउड नहीं होता तो ये एक ऐड हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस नॉर्मल ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स प्रोविजन भी डिसअलाउ होगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए, इतना सा सम है हमारा। हमारे ये 12 एडजस्टमेंट थे वो हमने सीखे। डेप्रीसिएशन हमने पहले सबसे सीखा कि जो भी पीएनएल में दिया है डेप्रीसिएशन वो हमें ऐड करना है, ये लेस कर देना है। रेंट पेड है, अगर उस पर टीडीएस नहीं कटा है तो जो भी अमाउंट है जिस पे टीडीएस नहीं कटा उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा। एडमिन एक्सपेंस है जो हमने कैश से पे किया, हमने कैश में डिटेल में यहाँ पर सीखा कि एक ही आदमी को अगर मैं एक दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट करता हूं तो वो डिसअलाउ होगा। अलग अलग आदमियों को 10,000 से कम करता हूं तो वो अलाउ हो जाएगा, या एक ही आदमी को अलग अलग डेट पे करता हूं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 से कम होना चाहिए, पर 10,000 से ज्यादा एक दिन में एक आदमी को पे करूंगा तो वो डिसअलाउ हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि 1/2 मतलब 50% मोटर कार हमने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया है, उसका एडजस्टमेंट ले लिया। 10% बेड डेप हमें अलाउ नहीं हुआ था तो अभी वो जब भी वो रिकवर होगा तो पूरा इनकम में नहीं लेंगे, अभी हम उसमें से भी 10% डिसअलाउ कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड, अगर वो नहीं रिकॉर्ड है और इनकम है तो अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। सैलरी है अगर वो मेरी मिस्टर पार्थ की है जो कि मेरे प्रोपराइटर है, मैं खुद को ही सैलरी नहीं दे सकता मेरे बिजनेस में, तो वो सैलरी भी मेरी डिसअलाउ हो जाएगी और ऐड हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का हमने सीखा है कि 20% अंडर वैल्यूड है तो कैसे कैलकुलेशन करना है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके लिए एक अलग से पूरा स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि 5-6 एग्जाम्पल में आपके जो बुक में दिए हुए उसमें ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड माफ कीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और आपको डिटेल में इसकी डिटेल चाहिए तो आप बताइएगा, हम जरूर आपके लिए रिकॉर्ड कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो 25,000 हमने पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में दिया है। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर या सोवेनियर में कोई भी अगर ये आपको दिख जाए तो आपको सीधा डिसअलाउ कर देना है और उसको ऐड बैक कर देना है। फिर हमने एक देखा था कि गुड्स है मैंने वो खुद कंज्यूम किए, वो हमारे 10,000 के थे लेकिन सेल में मैंने उसको एज ए 20,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो बिल्कुल गलत है। मैंने नॉशनल प्रॉफिट किया है, मैं खुद के पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं उस पर कोई प्रॉफिट नहीं मार्जिन ले सकता, इसलिए वो जो 10,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया वो मेरे इनकम में नहीं ऐड होगा, इसलिए वो मुझे माइनस कर देना है। और फिर हमने ये एग्जांपल देखा था कि जिसमें एलआईसी और मेडिक्लेम रिलेटेड हमारे इंश्योरेंस में एडेड है तो वो मुझे लेस कर देने पड़ेंगे। और अगर मेरा जो म्युनिसिपल टैक्स है उसमें रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है उसके रिलेटेड कोई म्युनिसिपल टैक्स है तो वो मुझे ऐड कर देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने देख लिया कि हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये हमारे माइनस कर देंगे हम, लेस हो जाएगा। डिविडेंड भी लेस हो जाएगा और लॉटरी इनकम भी लेस हो जाएगा क्योंकि अदर हेड में कैलकुलेट होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि कोई भी रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व वगैरह है तो वो पीएनएल में अलाउ नहीं होता तो उसे ऐड करना पड़ेगा। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स का प्रोविजन भी हमें अलाउ नहीं होता तो वो ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे आपके 5-6 जो क्वेश्चन है उसको मिलाकर एक ही क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए। आज हमारा पर्पस यही था
कि ये सारे एडजस्टमेंट का आपको बेसिक आइडिया आ जाए और किस तरह से इनमें से कोई भी 4-5 भी एडजस्टमेंट अगर आपके सम में आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये बेहद आसान आसान सब एडजस्टमेंट थे जो आज हमने सीखे हैं, और ये हम कोई भी सम में अगर इसमें से कुछ भी एडजस्टमेंट आते हैं तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मैंने आज आपको बड़ी ही ईमानदारी से ये जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में डिटेल में सिखाया है और आपके लिए बड़ा सा क्वेश्चन कंपाइल किया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो। जय श्री श्याम दोस्तों, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप कर लीजिएगा। हम आज आपको एक और मेथड से सम सॉल्व करना सिखाते हैं। कभी कभी जिस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें क्लाइंट की कैश बुक दे दी जाती है। मतलब पूरे साल में उन्होंने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, क्या एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया और क्या उन्होंने एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया और क्या उन्हें रिसिप्ट आया है। तो इस तरह के जब सम आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, आज हम वो सीखेंगे। ये सम भी बहुत आसान होता है। पिछला सम जो हमने सीखा था उसमें हमने क्या किया था कि जो पिछले साल का पीएनएल हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, उसमें जो प्रॉफिट आता था उसमें से जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं होते थे वो हम प्लस या माइनस करते थे। दूसरी मेथड बिल्कुल आसान है। ये मेथड में हमें स्टार्ट करना है सम को कि टोटल इनकम हमारी कितनी है और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हैं। मतलब ये जो सम है उसमें हमें रिवर्स कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सीधा सीधा जो भी डिटेल दिया हुआ है कैश बुक में उसमें से कौन से बिजनेस रिलेटेड है तो बिजनेस रिलेटेड इनकम को हम ऐड करेंगे और उसके बाद जो बिजनेस रिलेटेड ही एक्सपेंस हमारे होंगे उसको हम माइनस करेंगे। तो हमारी जो इस साल की नेट बिजनेस इनकम है वो आ जाएगी। हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें सिर्फ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस को इसमें लेना है। तो हम आज गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 के पेपर में जो आया था वो पेपर में से ही एक सम सॉल्व करेंगे। हर बार इस तरह का ऑप्शन में सम पूछा जाता है। मतलब जो हम अभी तक सीख चुके हैं वो नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन होता है और उसी के ऑप्शन में ये क्वेश्चन होता है। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी कभी ये जो है विदाउट ऑप्शन भी हमें पूछ सकती है, इसीलिए हमें ये भी मेथड हमारी बुक में दी हुई है तो हमें सीखना जरूरी है। एक बार फिर हमने जो रियल सर की वेबसाइट है वहीं से ये पेपर डाउनलोड किया है और हम आपकी सुधीर प्रकाशन की बुक भी रिफर करते हैं। सेम टाइप का सम आपकी सुधीर प्रकाशन की बुक में भी दिया हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस साल क्या किया है, सुधीर प्रकाशन की जो बुक में एक सम था, ये सम था उसको हाफ कर दिया है। मतलब जैसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस आप देखेंगे कि 12,500 है तो उसमें 25,000 है। वो सम का टोटल भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 22,30,000 रुपए है। तो उसका एग्जैक्ट आधा इन्होंने कर दिया है। ये सैलरी वगैरह जो अमाउंट दी हुई है या ये 12,500 दिया है इसको भी आधा कर दिया है। वहां पे स्टाफ सैलरी इंक्लूड 30,000 है और ये 25,000 है। तो इस तरह का सम बहुत ही आसान होता है। जो हम इनडायरेक्ट मेथड सीखे थे उसमें तो हमें रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या प्लस करना है क्या माइनस। ये एकदम आसान होता है ये तरीका। अगर इस तरह का सम आता है तो बेहद आसानी से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से जब हमें कैश बुक दी हो उसके ऊपर से हम प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया होगा कि कैश अकाउंट ही दिया है, वो कैश बेसिस पे ही अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, ऐसा अजम्पशन रहता है ऐसे सम में। तो सबसे पहले देखिए हम जो क्लाइंट की इनकम है वो निकालेंगे। तो देखिए इनकम के लिए हम जो हमारे अकाउंट में आप जो कैश बुक है, कैश बुक में देखेंगे जितने भी इनकम आए हैं वो इनकम हमें ये डेबिट साइड दिए हुए हैं। वो डेबिट साइड से जो भी बिजनेस रिलेटेड इनकम है उसको हम इसमें लेंगे और उसके बाद हम जो हमारा क्रेडिट साइड है वहां जितने भी पेमेंट्स दिए हुए हैं वो पेमेंट्स में से जो भी बिजनेस रिलेटेड खर्चा होगा उसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ध्यान सिर्फ हमें यही रखना है कि बिजनेस का ही इनकम और बिजनेस का ही प्रॉफिट लेना है। ओपनिंग सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह का सम है तो ओपनिंग कैश बैलेंस है
उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्लोजिंग कैश बैलेंस से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उन दोनों को इग्नोर कर दीजिए। वो माइनस में है, प्लस में है, ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग कैश बैलेंस है, जो भी है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने एक्चुअल क्या पे किया है और क्या हमें रिसिप्ट हुआ है उसी से हमें मतलब रखना है। सबसे पहला है हमारा, पहली चीज है ऑपरेशन इनकम। ऑपरेशन इनकम, तो देखिए ऑपरेशन इनकम है 4,50,000, उसमें हमें ऐड करते जाना है कंसल्टिंग फीस। देखिए ऑपरेशन इनकम ये एक डॉक्टर का है, देखिए डॉक्टर देवम, तो ये डॉक्टर का अकाउंट है, उनकी बिजनेस इनकम क्या होगी, ऑपरेशन का, किसी का ऑपरेशन करते हैं तो जो भी आएगा पैसा वो ऑपरेशन इनकम, हमारा बिजनेस का इनकम गिना जाएगा। दूसरा कंसल्टिंग फीस, तो जो भी डॉक्टर रहते हैं वो कंसल्टिंग फीस उनके लिए इनकम रहती है, तो 2,50,000 कंसल्टिंग फीस जोड़ देंगे। सेल ऑफ मेडिसिन, वो भी देखिए डॉक्टर के लिए एक बिजनेस एक्सपेंस है, तो सेल ऑफ मेडिसिन वो है हमारा 20,000 रुपीज। इसी तरीके से हमने लिखा है, उन्होंने फोर्थ दिया है हॉस्पिटल इनकम 1,50,000, तो हमें लिखना है हॉस्पिटल इनकम, ये है 1,50,000। फिर विजिट फीस, देखो ये भी डॉक्टर का जेन्युइन एक्सपेंस होता है, तो हम ये भी लिखेंगे विजिट फीस 25,000। इसके बाद सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अभी देखिए आप जब भी सॉल्व करें कोई भी इस तरह का एग्जांपल, तो एडजस्टमेंट तो आपको पहले पढ़ लेना है कि स्टाफ सैलरी जो भी है वो 15,000 सैलरी इंक्लूड्स पेड टू हिज वाइफ, वाइफ डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस, मतलब वाइफ कोई सर्विस नहीं दे रही है। देखो हमने ऐसे सम देखे थे कि जब वाइफ है, डॉटर है, सन है, वो कुछ सर्विस दे रहे हैं तो कुछ पार्ट अलाउड होता है, कुछ पार्ट डिसअलाउड होता है, लेकिन यहां पर दिया है कि वो कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही, तो पूरा 15,000 हमारे लिए डिसअलाउ हो जाएगा, उसे हम लेंगे नहीं। 1/4 हमारा मोटर का जो एक्सपेंस है वो पर्सनल नेचर का है, तो उसको भी हम यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे तो रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहां हमें सिर्फ बिजनेस की इनकम लेनी है और ये एक डेप्रिसिएशन के बारे में दिया है। तो यहाँ सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, देखिए सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट के डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। और यहां पर देखेंगे तो आप एक परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी है, तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वहीं से इसकी टोटल जो एक्सपेंस है वो हम लेकर आएंगे। एक्सपेंस में हमारा सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम एक वर्किंग नोट बना के सीखेंगे। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, अगर देखिए पेशेंट से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो मेरी बिजनेस इनकम ही कहेगी। बिजनेस में मुझे बिजनेस रिलेटेड कोई भी गिफ्ट मिलता है तो मैं उसे अपनी बिजनेस इनकम ही गिनूंगा। तो ये हो गया गिफ्ट। सैलरी फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये मेरा सैलरी की इनकम में जाता है तो मेरे बिजनेस की इनकम में जाएगा नहीं, तो यहां पर मुझे उसको ऐड करना नहीं है। डिविडेंड भी मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है तो यहाँ ऐड नहीं करना है। हाउस फ्रॉम रेंट, ये भी हमारा लेट आउट हाउस जो रहता है उससे जो भी इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाती है, तो ये सारी इनकम हम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ इनकम हमारी सब हमने ले ली है और अभी हमें इसका टोटल लगाना है। इसका टोटल जो भी आएगा वो टोटल हमें देखना है कि इसका टोटल कितना आ रहा है और वो हमारी प्रोफेशनल इनकम गिनी जाएगी। तो हम इसका टोटल लगा लेते हैं 4, 6, 7, 8,50,000, 8,70,000, 8,95,000, 9,02,000। इसका टोटल हमारा जो आ रहा है वो 9,02,500 आ रहा है। 450 प्लस 250 7 लाख, 150 8,50,000, 8,70,000, 1,95,000 और 9,02,500। तो ये हमारी हो गई इनकम। अब हमें दूसरा इसमें से लेस क्या करना है, एक्सपेंस। देखो बिजनेस की इनकम कैसे आएगी, हमने सारी इनकम को जोड़ लिया और जो सारे बिजनेस के एक्सपेंस है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी बिजनेस इनकम आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले स्टाफ सैलरी, देखिए स्टाफ सैलरी दिया है लेकिन उधर क्या दिया है कि स्टाफ सैलरी जो भी है उसमें से 15,000 जो रुपीज है वो स्टाफ सैलरी में से पर्सनल नेचर का है, तो वो स्टाफ सैलरी में से मैं माइनस कर दूंगा। मेरा स्टाफ सैलरी है वो कितना है 5,25,000 और उसमें से 15,000 तो वाइफ को पे कर रहा हूं जो कि मेरा पर्सनल नेचर का है या फिर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो मुझे अलाउड नहीं होगा। तो 5,25,000 में से 525 में से मैं 15,000 माइनस कर दूंगा तो 5,10,000 ही मेरा जो सैलरी का एक्सपेंस है वो अलाउड होगा। इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, देखिए बिजनेस का ही है। इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का इंश्योरेंस लूंगा मैं
तो मेरा बिजनेस का ये एक्सपेंस रहेगा, तो मेरा वो हॉस्पिटल एक्सपेंस 15,000 हो गया। परचेज ऑफ मैगजीन, देखिए मैगजीन परचेज करना वो भी बिजनेस का ही एक्सपेंस है, तो वो भी मुझे पूरा का पूरा यहाँ पर अलाउड हो जाएगा। परचेज ऑफ मेडिसिन्स, देखिए मेडिसिन जो भी मैं परचेज करूंगा, जितना भी मेडिसिन वगैरह मेरा रहेगा परचेज का, तो यहाँ पर एक अजम्पशन है कि जैसे सेल ऑफ मेडिसिन हमने एक्सपेंस हमारे इनकम में ऐड किया था, उसी तरह जितना भी परचेज ऑफ मेडिसिन है वो मेरा एक्सपेंस में। देखो यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं दी, अगर डिटेल दी होगी, अगर स्टॉक से रिलेटेड डिटेल दी होगी कि ओपनिंग मेडिसिन का स्टॉक इतना था, इतना परचेज किया, इतना क्लोजिंग है, तो उस साल में जितना यूज हुआ है वो मैं बिजनेस लूंगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमें दी नहीं है। तो परचेज ऑफ मशीन दिया है, तो 1,30,000 मेरा ये मशीन का हो गया। इसके बाद आप देखेंगे, देखिए परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट को एक बार मैंने अलग रखा है क्योंकि उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है। प्रोफेशनल टैक्स है वो मेरा बिजनेस का है। देखिए ये हम जो यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का एग्जाम का पेपर है वही सॉल्व कर रहे हैं अभी। ये हमारा 3,000 है। एम्बुलेंस एक्सपेंस है वो हमारा 1,17,000 है। कॉन्फ्रेंस फीस, देखिए कॉन्फ्रेंस फीस है वो भी हमारा बिजनेस रिलेटेड है। कोई कॉन्फ्रेंस फीस बिजनेस रिलेटेड जा रहे हैं, पर्सनल कुछ होता है या कोई प्राइवेट होता तो हम नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई डिटेल नहीं दी है तो हम उसको बिजनेस का मानेंगे। अभी देखिए मोटर कार, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट था। मोटर कार क्या था, 1/4 यूज फॉर पर्सनल पर्पज, तो हम क्या करेंगे 1/4 पर्सनल पर्पज के लिए है, तो हम यहाँ पर 3/4 ही अलाउड करेंगे, यानी 1/4 माइनस कर देंगे जो भी हमारा टोटल खर्चा है उसमें से, तो हमारे 15,000 आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, इनकम टैक्स भी अलाउड नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस हमें इग्नोर करना है। अब हमारा एक रहा है कि डेप्रिसिएशन, उसके लिए हमारे पास नोट 1 है, उसका क्या यहाँ पर आएगा, और जो भी ये टोटल आएगा A माइनस बी मेरा इनकम आ जाएगा। A माइनस बी इनकम फॉर द करंट ईयर जो बिजनेस एंड। तो दोस्तों अभी नोट 1 हम बनाएंगे। हमने देखा कि नोट 1 बनाना है हमें डेप्रिसिएशन के लिए। इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिकी पॉइंट है, वो है नोट ये बनाना। नोट 1 बेहद ही आसान है। हमें ओपनिंग WDV दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट का, देखिए हमें यहाँ पे सम में दिया हुआ 12,500 ओपनिंग दिया हुआ है, प्लस हमें परचेज करना है, लेस हमें सेल करना है। परचेज हमारा 90,000 है जो सम में हमको दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हमारा 90,000 का परचेज दिया हुआ है और हमारा सेल दिया हुआ 5,000 और हमें 5,000 लेस करना है। तो ये जो है हमारा टोटल आएगा 1,02,500 माइनस 5,000 97,500, और इसके ऊपर हमें 20% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, तो हमारा डेप्रीसिएशन हो जाएगा 19,500 रुपीज़। ये 19,500 हमें नोट 1 का वर्किंग यहाँ पर ऐड कर देना है 19,500। अगर हम इसका टोटल लगाएंगे तो आ रहा है ये 8,32,000, और 8,32,000 में से 9,02,500 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 70,500। तो इसी तरीके से ये गुजरात यूनिवर्सिटी की 2024 की जो मार्च अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होती है उसमें ये सम पूछा गया था। बेहद ही आसान सम था। इसमें सिर्फ आपको क्या करना था कि इनकम जो बिज़नेस से रिलेटेड है वो प्लस करनी थी, लेस करना है बिज़नेस से रिलेटेड एक्सपेंस, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका बिज़नेस इनकम रहेगा। यहाँ पे हमारा 70,500 आया है तो वो हमारी बिज़नेस इनकम है। इसमें एक ही ट्रिकी पॉइंट था, जो डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन है उसमें हमें डेप्रीसिएशन में ओपनिंग WDV दिया हुआ था, परचेज दिया हुआ था जो हमें ऐड करना है, सेल दिया है जो माइनस करना है। परचेज हमने देखा है कि 1/4/2022 को किया है, 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है या परचेज करके 180 दिन से ज़्यादा हुआ है तो फुल डेप्रीसिएशन मिलेगा, इसलिए हमने पूरे पे 20% डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। और डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद जो भी डेप्रीसिएशन आया वो हमें नोट 1 के रूप में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हमारे एक्सपेंसेस में। तो टोटल एक्सपेंसेस 8,32,000 हुआ, जिसमें से हमने 9,02,500 माइनस किया तो हमारा जो 70,500 हमारा बिजनेस इनकम आया। तो इसी तरह के बेहद आसान सम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये सम सॉल्व कर पाएंगे। और
आने वाले समय में हम दोस्तों आपके लिए टैक्सेशन के सब्जेक्ट के दूसरे जो चैप्टर हैं उनके लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ हमारे ये लेक्चर शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार जब भी नया कोई लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सके। अपने जो कॉलेज के ग्रुप वगैरह है उसमें भी अगर आप शेयर करेंगे तो वो भी हमारे इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे और वो ये लेक्चर्स को देख पाएंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, धन्यवाद।